हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू द मिस्टी क्लासेस। ऑन दिस प्लेटफॉर्म हम आप सभी को सारे सब्जेक्ट्स को इजी वे में, रिफाइंड वे में और फन वे में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है, आज मैं सोशल साइंस का जो चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं, द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्या आप सबने कभी सोचा है कि भाई जो इंसान हम लोग अभी हैं, हम लोग आए कहां से हैं? मेरी बात को सुनना ध्यान से। हम लोग कहां से आए? हमारे पूर्वज कौन थे? एक समय था, इंसान क्या करते थे, जो लाइफस्टाइल आज हम जी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी डिनर टेबल पे बैठते हो, मस्त आपके लिए टेस्टी सा डिनर आता है ना, आप उसको एंजॉय करते हो। लेकिन क्या ह्यूमंस हमेशा से ऐसे रहते? नहीं। हम कैसा रहा है हमेशा से ह्यूमन का लाइफ, ह्यूमन का पास्ट, वो जब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग एक हंटर हुआ करते थे। वी विल डिस्कस अबाउट कि ह्यूमन कैसे एक टाइम पे एक हंटर हुआ करते थे, एंड हंटर से इंसान कैसे फूड कल्टीवेटर, कैसे कौन फूड कल्टीवेटर में बनते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट कि कैसे ह्यूमन फूड कल्टीवेटर्स बनते हैं। अब बच्चों को मन में आ रहा होगा कि व्हाट इज फूड कल्टीवेटर। देखो, स्टार्टिंग में क्या था कि इंसान क्या थे, शिकार करा करते थे। अपने शिकार किससे? पत्थरों के स्टोन से। किससे? स्टोन्स के टूल्स का यूज करके वो शिकार करा करते थे इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ। लेकिन धीरे 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 क्या होता गया, इंसानों के अंदर चेंजेस आते गए। जैसे बोलते नहीं है लोग कि यार तुम तो बदल गए हो, वैसे ही इंसानों में बहुत लंबे पीरियड में काफी सारी चीजें आई, जैसे इंसान फिर कहां पहुंच जाते हैं, फूड कल्टीवेटर में तब्दील हो जाते हैं, यानी कि ट्रांसफर हो जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट फ्रॉम द अर्ली ह्यूमन टू सिटीज, यानी कि कैसे इंसान अर्ली ह्यूमंस के तौर पे यहाँ पे केव्स में रहता था, कैसे ह्यूमन एक केव्स में रह के सिटीज लाइफ में रहना स्टार्ट करता है। दिस इज अवर टॉपिक कि कैसे इंसान केव्स में रहता है, केव से बाहर निकल के वो सिटीज में जाके, शहरों में जाके बस जाता है। साथ ही साथ द जर्नी ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। साथ ही साथ हम सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सिविलाइजेशन क्या होता है बच्चा? सिविलाइजेशन एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जब लोगों ने नदियों के आसपास, रिवर के आसपास के एरिया में रिवर के आसपास के एरिया में जाके जब रहना शुरू कर दिया, उसको क्या बोला गया? सिविलाइजेशन। ओके, तो क्यों ना स्टार्ट करी जाए इस जर्नी को। रेडी हो आप सभी लोग? देखो, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर होगा, अपने आप को मोटिवेटेड रखना एंड कनेक्टेड रहना, ठीक है? मैं हर चीज को आपको कनेक्ट करके एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा व्हाट इज सिविलाइजेशन। द टर्म निकल के आता है हमारे लिए सिविलाइजेशन, एन ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन सोसाइटी विद अ डेवलप्ड कल्चर, गवर्नेंस एंड अर्बन लाइफ। सिविलाइजेशन क्या होता है? सिविलाइजेशन एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी होती है। जैसे कि जो अभी हम लोग हैं, क्या हम लोग सिविलाइजेशन है? यस, वी आर अ सिविलाइजेशन। हमारी एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी है। जैसे कि आप लोग जिस घर में रहते हो या आप जहां पे भी रहते हो, क्या वो घर जगह आसपास ऑर्गेनाइज नहीं है? वेल ऑर्गेनाइज्ड। आप देखते हैं आपके घर के बाहर डेली कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है, जो कचरा उठा के लेके जाती है। आपके घरों की प्रॉपर प्लानिंग होती है, कि प्रॉपर प्लानिंग से घर बनाए जाते हैं। इवन इन दिस चैप्टर आई विल टीच यू कि आज से 5000 ईयर्स अगो, आज से 5000 साल पहले ह्यूमंस ने कैसे सोसाइटीज बनाई, कैसे उन्होंने अर्बन लाइफ जीना शुरू करा। ओके, तो मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन मैंने आपको समझाया कि ह्यूमन प्रॉपर एक गवर्नेंस देखना पड़ेगा। गवर्नेंस यानी कि कुछ ऐसे लोग जो सोसाइटी को मैनेज करते हैं। ओके, साथ ही साथ ऑर्गेनाइज सोसाइटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कल्चर नॉलेज, लोगों के पास नॉलेज आता है अबाउट आर्ट एंड ट्रेडिशन। साथ ही साथ हम गवर्नमेंट यानी कि एक लीडरशिप देखने को मिलेगी आपको। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई सोसाइटी का फॉर्मेशन होगा, कोई ना कोई तो लीडर होगा ना, जो बताएगा कि ये काम कैसे होगा, ये वाला काम कैसे होगा। जैसे आपके स्कूल में फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल कोई पढ़ाते तो है नहीं, लेकिन वो ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना पूरे स्कूल को। वो बताते हैं कि कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा, कौन सा टीचर क्या करे। दिस इज वी कॉल्ड अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब चलो आगे बात करते हैं हम। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द अर्ली एंसेस्टर्स। भैया, हमारे पूर्वज कौन थे? हम लोग आज जहां स्टैंड कर रहे हैं, कौन थे हमारे पूर्वज? तो आज की क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एट्र ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जो सबसे पहले इंसानी पूर्वज जो आए थे, वो थे हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। मैं हमारे पूर्वज को बंदर नहीं बोलूंगा, बड़ी बदनामी होती है यार, ऐसे बोलते नहीं है कि आपसे बोलते हैं, जैसे कि मम्मी पापा आपसे बोल रहे हैं। जैसे आप मम्मी पापा से पूछो कि मम्मी पापा पापा हम लोग कहाँ से आए थे,
तो अब पापा बोलेंगे कि आपको तो परी छोड़ के गई थी, पर मम्मी तो बोल रही थी पापा कि हम तो बंदर थे हमारे पहले। तो फिर पापा बोलते हैं कि नहीं नहीं, मम्मी के साइड वाले बंदर होंगे, पर हमारे यहाँ तो आप परी की तरफ से आए हो। तो वैसे ही मैं बताऊंगा नहीं कि हमारे एंसेस्टर बंदर थे, हम अपने एंसेस्टर को बोलेंगे राजू। क्या बोल के चलेंगे? राजू। अपने एग्जाम में मत लिख देना राजू, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूं आपको। ओके, क्या बोलेंगे हम उनको? राजू। चलो राजू की कहानी को डिस्कस करते हैं आज। तो शुरुआती समय में हमारा राजू था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। चार, दोनों पैरों का यूज करना, दोनों हाथों का यूज करना, जमीन पे चलना। जैसे देखा ना आज के समय बंदर चलते हैं, दोनों पैरों का यूज करते हैं, दोनों हाथों का यूज कर रहे हैं, जमीन पे चल रहे हैं। तो हमारे स्टार्टिंग फेज में इंसान क्या था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये हमारे पूर्वज है भैया। जान लेते हैं यार अपने पूर्वजों के बारे में। तो ये चीज आपकी क्लास के एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने अफ्रीका देखा है, देखा तो होगा यार, सभी स्टूडेंट स्मार्ट बॉयज हैं यहाँ पे। ओके, तो आपने ये, जैसे कि मैंने अफ्रीका ड्रॉ करा, ये क्या है हमारा? अफ्रीका। यू विल नोटिस कि इन वेरी बिगनिंग ऑफ लाइफ इंसान क्या थे जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, वो कहां पे पाए गए? उनके फॉसिल अफ्रीका में। यानी कि ये माना गया है इतिहास में या हिस्ट्री में कि हम लोग कहां से, हमारा ओरिजिन हुआ है? अफ्रीका से। ओके, कहां से हमारा ओरिजिन हुआ है? हमारे राजू कहां से आए? हमारे राजू अफ्रीका से हमारा राजू निकला है। लेकिन स्टार्टिंग में जो हमारा राजू था, द वेरी पेन का साइज थोड़ा छोटा। ओके, one of the earliest human ancestor is successfully walked upright on the two legs, freeing hands from carrying food and utilizing natural objects. अब क्या था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस आपका रहता था अफ्रीका में। इसके फॉसिल्स आपको सिर्फ अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। लेकिन आगे के टाइम में धीरे धीरे जब टाइम आपका पास आउट हुआ, हमारा जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो किस में ट्रांसफर हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? होमो हैबिलिस। किस में? होमो हैबिलिस में। और होमो हैबिलिस क्या होते हैं? हैंडीमैन। क्या लिखा है? हैंडीमैन। द फर्स्ट रिकॉग्नाइज एंसेस्टर और द कंस्ट्रक्शन सिंपल स्टोन टूल्स। ये लोग क्या करते थे? इन्होंने स्टोन टूल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा। ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन टूल किसने करा? आपके होमो हैबिलिस ने। ओके, याद रहेगा ना आपको, भूलोगे तो नहीं। कभी आपसे एग्जाम में बाय चांस पूछ लिया जाए कि किसने, होमो हैबिलिस ने किसका स्टोन टूल का कंस्ट्रक्शन सबसे पहले करा? होमो हैबिलिस। तो इसको थोड़ी बहुत नॉलेज होती गई। तो क्या था, इंसान जो हमारा राजू था ना, पहले जंगलों में रहता था, जंगलों में पेड़ों में मजे कर रहा है। अब उस टाइम पे क्या था? आपका आइस एज हुआ करता था। देखो मेरी बात सुनना, उस टाइम पे क्या था? आप लोग को स्टार्टिंग में आइस एज देखने को मिलता है। आइस एज समझ रहे हो ना मेरी बात? देखो आइस एज क्या होता था? व्हेन द मैक्सिमम पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ स्नो। इस टाइम पे अर्थ का मैक्सिमम पार्ट किसे? स्नो से कवर हुआ करता था। तो उसको हमने बोला आइस एज। तो आज से लगभग आप मान सकते हैं 12,000 पहले, 12,000 साल पहले या 12,000 ईयर्स अगो क्या था? आपका आइस एज हुआ करता था। एंड दैट आइस एज, जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चा, कि जब भी आप कहीं देखते हो जहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, वहां पे क्या पेड़ पौधे उग पाते हैं? प्लांटेशन ग्रो हो पाता है? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन आगे चल के आप देखते हो जब आइस एज जाता है तो फ्लोरा होना शुरू होता है, पेड़ पौधे होना शुरू होते हैं। तो हमारा जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुआ था ना, जो हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, खतरनाक नाम है ना, पर नाम तो याद करना पड़ेगा। आप तो कुछ कर नहीं सकते हो, नाम आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था वो आइस एज के टाइम पे हुआ करते थे। अब जब ये आइस एज के टाइम पे हुआ करते थे तो ये जंगल एरिया में रहते थे, ये जमीन एरिया पे नहीं आते। जमीन पे तो बर्फ हुआ होती थी। अब क्या हुआ, जैसे धीरे धीरे जब बर्फ पिघलती है, जैसे जैसे आपका आइस एज का इंपैक्ट कम होता है, मेरी बात सुनना, उसका इंपैक्ट जैसे जैसे कम होता है, जैसे जैसे आपका आइस एज जाता है, यू विल नोटिस, आपको पता चलता है जो आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो क्या करता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जमीन पे आता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में राजू की कहानी से नोट करूंगा आपको। अब मैं आपको राजू की कहानी से स्टोरी समझाऊंगा। अब ये राजू क्या करता है? आपको जमीन पे आता है। अब जब आपका ये राजू जमीन पर आता है तो राजू जमीन मैदानी एरिया में, यानी कि प्लेन एरिया हो गए, घास हो गए, तो उन ग्रासेस एरिया में जाके घूमना स्टार्ट करता है। अब ये राजू क्या करता है? दैट राजू इज अ पर्सन बंदर है, बात समझना मेरी। तो राजू क्या करता है ना, प्लेन एरिया में है, तो उसने क्या, अपने दोनों पैरों को अच्छे से यूटिलाइज करना स्टार्ट करा। दोनों पैरों पर चल रहा है। थोड़ा सा इसने पता क्या करा? इसने अपनी बैक को इरेक्ट करना स्टार्ट करता है हमारा राजू। आई से चला गया, तो राजू हमारा प्लेन एरिया में,
प्लेन एरिया जहाँ पे घासों के काफ़ी मैदान है, ग्रासलैंड्स जिसको मैं बोल रहा हूँ। तो राजू हमारा स्ट्रेट होना स्टार्ट होता है। एंड जब आपका राजू स्ट्रेट होना स्टार्ट होता है तो राजू जंगल में घूमता है, मजे मारता है। राजू हंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। हमारा राजू क्या करना स्टार्ट कर देता है? हंटिंग करना स्टार्ट कर देता है, शिकार करना स्टार्ट करता है। अब जब हमारा राजू शिकार कर रहा है तो राजू का भी तो शिकार हो सकता है ना? राजू की भी तो हंटिंग हो सकती है। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे स्टोरी फॉर्मेट में समझना मेरी बात को, इसको एग्जाम में मत लिख कर आना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की जो भी बात होगी मैं समझाऊंगा। अब राजू ने क्या हुआ, ये जो हंटिंग कर रहा है अभी ग्रासलैंड्स में घूम रहा है, तो इसने क्या करा, इसके ऊपर कोई जानवर आता है सामने से अटैक करने। एंड राजू देखता है कि यार मैं कैसे बचूं। तो राजू साइड में देखता है एक स्टोन पड़ा हुआ है। राजू देखता है एक स्टोन पड़ा हुआ है, राजू स्टोन को उठाता है भैया तुरंत। राजू स्टोन को उठाता है और देखता है उस जानवर की तरफ फेंक के मारता है, सपोज दिस इज स्टोन, और जानवर की तरफ फेंक के मारता है फटाक से फटाक। और देखता है कि जानवर के वो स्टोन लगता है और जानवर भाग जाता है। राजू सोचता है ओ माय गॉड, ये पत्थर तो बड़ी काम की चीज है। तो राजू ये डिसाइड करता है कि इस पत्थर को, इस स्टोन को वो यूज करना स्टार्ट करेगा। तो यहां से वो हमारा राजू टूल्स बनाना स्टार्ट करता है। और जब वो टूल्स बनाना स्टार्ट करता है तब वो क्या बन जाता है? होमो हैबिलिस। क्या बन जाता है? होमो हैबिलिस। जब इंसान सबसे पहले टूल्स यूज करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो विद दैट हमने होमो हैबिलिस को भी देखा। अब आगे बढ़ते हैं, चलो आओ। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको एडवांस में, एडवांस ह्यूमन एंसेस्टर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एडवांस। ये काफी एडवांस थे जो हमारे मॉडर्न ह्यूमन एंसेस्टर हैं, ये इन्हीं की देन है भैया, ये काफी एडवांस थे। तो अब मैं होमो इरेक्टस की बात कर रहा हूं, काफी एडवांस स्पीशीज, काफी एडवांस। फायर को यूज करना स्टार्ट करा, आग को यूज करना स्टार्ट करा, आग पे कंट्रोल पाना स्टार्ट करा। साथ ही साथ इन्होंने आग को यूटिलाइज करना शुरू करा, जैसे कि खाना पकाने में, जानवरों को भगाने में। जब जंगली जानवर आएगा तो यूज ऑफ फायर, फायर का यूज कर देते जानवर भगाने। तो ये आपके होमो इरेक्टस तो significantly more physically advanced than prior species. They famously discovered the control of use of fire. जैसा मैंने आपको बताया कि ये लोग फायर को कंट्रोल करना, यूज करना स्टार्ट कर दिए। अब क्या इंसान से पहले कभी आग नहीं लगती थी कि बच्चा? मेरे को बताओ, जब हम ह्यूमन से उनसे हमसे पहले कभी आग नहीं लगी है? लगी है भाई, जरूर लगी आग। कहीं बिजली गिर गई है, बिजली गिरने से आपने देखा होगा आग लगती है। कहीं दो ट्रीज रब हो गए तो वहां पे फायर तो पहले से थी, पर इंसान उसको कंट्रोल कर पाना, जैसे कि दो पत्थरों को रगड़ के जलाना आग, उनको उसको आग को यूज करना किसमें? अपने आप को खाना कुक करने में, खाना कुक करने, साथ ही साथ जो रॉ फूड होता था उसको कुक करने में, साथ ही साथ अपने आप को गर्म रखने के लिए, जैसे कि उस टाइम पे वातावरण थोड़ा गर्म होता था, जो आसपास का टेम्परेचर है काफ़ी ठंडा हुआ करता था, अपने आप को ठंडियों में गर्म रखने के लिए, साथ ही साथ अपने आप को डिफेंड करने के लिए, डिफेंड करने के लिए किससे? प्रेडिटर्स। किससे बच्चा? प्रेडिटर्स, जंगली जानवरों से खुद को बचाने के लिए इसका यूज करता था। किसका? फायर का। तो ये थे हमारे होमो इरेक्टस। अब हमारे आते हैं मॉडर्न मैन। मॉडर्न, ये आपके मॉडर्न लोग हैं भैया। ये लोग करते हैं बहुत सारी चेंजेस, सिविलाइजेशन बनाते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा बनते हैं, और आज के समय हम चले आ रहे हैं। कौन है हम? होमो सैपियंस, यही तो है हम, होमो सैपियंस, मॉडर्न मैन। तो मॉडर्न ह्यूमंस की बात करें, कैरेक्टराइज बाय हायर इंटेलिजेंस। ऑब्वियस सी बात है, इंटेलिजेंस देख रहे हो कितनी ज्यादा हाई है। आज की एजुकेशन को कितना चेंज कर दिया है। आज से आप बस 10 साल पहले की एजुकेशन देख रहा, कैसे आप स्कूल में बैठ के बोरिंग से एजुकेशन होती थी। आज के समय देखिए कितनी मॉडर्नाइज हो चुकी है एजुकेशन। मिस्टी क्लासेस जैसे आपके प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको मैं लाइव जाके पढ़ा पा रहा हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करा पा रहा हूँ ऑन दिस स्मार्ट बोर्ड, है ना। साथ ही साथ कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ, इंसानों ने बोलना स्टार्ट कर, लैंग्वेज डेवलप होती है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम बात करना शुरू करते हैं। साथ ही साथ दे मास्टर द थिंकिंग एंड प्लानिंग, लैंग्वेज एक्सप्रेशन एंड आर्ट ऑफ सिविलाइज्ड लाइफ। यहां पे आपको सिविलाइज्ड लाइफ देखने को मिलती है, मॉडर्न लाइफ, वेल सिविलाइज्ड पीपल आपको यहां देखने को मिलते हैं। ओके, अब मैं आगे बात करता हूं आपको। ह्यूमन लाइफ 2 मिलियन ईयर अगो। 2 मिलियन ईयर अगो कितना होता है? मिलियंस तो समझ जाएंगे मेरे बच्चे, है ना। मिलियंस कौन होता है? 20 लाख ईयर्स अगो। कब की बात हो रही है? 20 लाख ईयर्स अगो की बात हो रही है। चलो अब देखते हैं 20 लाख ईयर्स अगो क्या था, कैसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आइए डिस्कस करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, है ना। तो हंटर्स गैदर्ड लाइफस्टाइल, मैंने आपको बताया इस टाइम पे आपको कैसी लाइफस्टाइल देखने को मिली। ये दिख रहा है ना, हाथ में भाला है, बीवी बच्चे हैं, सभी लोग साथ में हैम्प्टी लाइफ जी रहे हैं। ये डॉल कहां से आ गई भाई? अरे ये डॉल कैसे आ गई? कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हंटर गैदरर लाइफ हुआ करती थी, इंसान शिकार कर रहा है, शिकार बन भी जा रहा है कभी कभी। तो अर्ली ह्यूमंस लिव इन
लिव्ड एज अ हंटर एंड गैदरर। अब गैदरर क्या होता है? शिकार, हंटर तो समझ रहे हैं कि हम लोग शिकार कर रहे हैं, गैदरर यानी कि हम फूड को इकट्ठा कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते हुए। ओके, तो ये गैदरर वाली लाइफ है, यानी कि डिपेंड कंप्लीटली ऑन नेचर फॉर सर्वाइवल। यानी कि हम लोग किस पे डिपेंड कर रहे हैं? नेचर पे। कंप्लीटली हम नेचर पे डिपेंड कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे खेती कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हमें एग्रीकल्चर देखने को मिलता है? एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे? नो, नहीं भैया, एग्रीकल्चर नहीं है इस समय। इंसान कंप्लीटली नेचर पर डिपेंड कर रहा है खाने के लिए। जंगली जानवर को खा रहा है, फ्रूट्स को खा रहा है जो फ्रूट्स उसे मिल जा रहे हैं। साथ ही साथ वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहा है काफी ज्यादा। क्यों? खाने की तलाश में। ओके, साथ ही साथ की फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं। कंप्लीट डिपेंड ऑन नेचर, नो फार्मिंग। जैसे मैंने आपको बताया, आपको इस समय कोई एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा जैसे आज के समय जो हमारे फार्मर्स होते हैं, खेती करते हैं, क्या ऐसे हजारों सालों से चला आ रहा है? हाँ, चला तो हजारों सालों से आ रहा है, लेकिन इस टाइम पे नहीं था ये। मैं आपको बताऊंगा कब इंसान खेती करना शुरू करता है, आपको बताऊंगा आज की क्लास में कब इंसान ने सबसे पहले खेती करना शुरू करा। ओके, बने रहिए मेरे साथ। उसके बाद नो परमानेंट होम्स। भैया कोई परमानेंट होम्स नहीं था। ह्यूमन नोमैडिक लाइफ जीता था, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहा है कंटिन्यूअसली, यानी कि एक जगह रह नहीं रहा है, क्योंकि एक जगह वो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर प्लेस पे इंसान रह रहा है, तो कब तक रह लेगा भाई एक प्लेस पे? वहां की जब उसने सारे जानवर मार के खा गया, वहां के सारे फ्रूट्स वगैरह वेजिटेशन खत्म हो गई, तो ऑब्वियसली बात है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता रहेगा, यानी ही विल कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये चीज यहां निकल के आती है। आगे हम बात करें, सबसे पहला आपका क्या निकल के आता है? द अर्ली ह्यूमन सर्वाइवल। तो इंसान कैसे सर्वाइव करता था? बाय बाय चांस आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हाउ द अर्ली ह्यूमन सर्वाइव, कैसे? सिंपल सा, सबसे पहला हंटिंग, शिकार कर रहा है। क्या कर रहा है? हंटिंग कर रहा है ना। हंटेड वाइल्ड एनिमल्स फॉर फूड एंड हाइट्स, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स, जानवरों का शिकार कर रहा है। साथ ही साथ गैदरिंग कर रहा है। गैदरिंग यानी कि कलेक्टेड फ्रूट्स, रूट्स, सीड्स फ्रॉम फॉरेस्ट, यानी कि क्या कलेक्ट कर रहा है? फ्रूट्स, सीड्स एंड फॉरेस्ट से जो उसको चीजें मिल जाए, वो सारी चीजों को कलेक्ट करते हुए घूम रहा है एक प्लेस से दूसरी प्लेस। साथ ही साथ प्रोटेक्शन, डिफेंड अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल्स एंड डेंजर्स, यानी कि अपने आप को प्रोटेक्ट रख रहा है। किससे? वाइल्ड एनिमल से। किससे? वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर। एग्जाम्पल आपका शेर हो गया ना भाई, लॉइन खा जाएगा, टाइगर। ओके, कई सारे ऐसे जानवर देखने को मिलते हैं जो ह्यूमन को शिकार कर सकते हैं। भाई ह्यूमन तो आज भी काफी वीक है जंगली जानवरों के सामने। साथ ही साथ आपके लिखल के आते हैं ग्रुप्स, ग्रुप लिविंग, लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स एंड सेफ्टी एंड शेयरिंग, यानी कि लोग कैसे रहते थे? ग्रुप्स में, बैंड बना के, प्रॉपर बैंड, या कह लो आप ग्रुप्स में। क्यों? जो ग्रुप्स में रह के फायदे होते थे। क्या फायदे रह निकल के आ रहे बच्चा? सबसे पहला आपको मिल रहा है प्रोटेक्शन। काफी सारे लोग जब एक साथ है ना, ऐसे बोलते नहीं है कि एकता में विजेता यानी सभी लोग साथ में हैं तो हरा पाना मुश्किल है। यानी कोई जानवर अटैक करने आ रहा है, कई सारे लोग साथ में, तो एक मिलके भगा भी सकते हैं उस जानवर को। तो ये सभी लोग क्या ग्रुप्स बना के रहा करते थे, अर्ली ह्यूमंस। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, क्या निकल के आ रहा है? कल्चरल डेवलपमेंट। अब आपको क्या बोलते हैं? कुछ कल्चरल डेवलपमेंट, यानी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे लाइफ स्टाइल में इंसान के। जैसे इंसान हमेशा हंटर गैदरर थोड़ी ना रहेगा। यहाँ पे होमो सैपियंस आपको देखने को मिलते हैं, स्मार्ट ह्यूमंस। ह्यूमंस बहुत एडवांस स्पीशीज है भैया। हम भले ही अपने दिमाग का आजकल कम यूज कर रहे हैं, लेकिन वी आर सो एडवांस। हमारी थिंकिंग, द वे टू थिंक, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत शार्पली डेवलप हो रही है। पिछले कुछ सालों में तो इतनी ज्यादा डेवलप हुई है ना। भले ही इन सालों में, उस समय इंसान धीरे धीरे डेवलप कर रहा था, बट वी आर कंटिन्यूसली लर्निंग फ्रॉम आवर नेचर। हम अपने नेचर से कुछ ना कुछ सीखते आए हैं हमेशा। तो यहाँ पे मीनिंग निकल के आ रहे हैं कल्चरल डेवलपमेंट में ग्रेजुअल चेंजेस देखने को मिलेंगे इन ह्यूमंस लाइफस्टाइल, बिहेवियर, टूल्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि लंबे टाइम पीरियड में, एक लंबा टाइम होगा जब, एक लॉन्ग टाइम फ्रेम पीरियड में, एक लॉन्ग टाइम फ्रेम अगर देखोगे अब इंसान का, तो आपको कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। चेंजेस किस प्रकार बच्चा? जैसे कि टूल्स जो यूज कर रहे हैं ह्यूमन, जो ह्यूमन से टूल्स यूज करे उसके अंदर चेंजेस निकल के आएंगे। साथ ही साथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही उनकी लाइफस्टाइल में चेंजेस देखने को मिलेंगे, उनके किस तरीके से जी रहे हैं। ओके, मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे इंसान अभी हंटर गैदरर है, जानवर का शिकार कर रहा है, फिर सडनली उसका मूड चेंज होता है, वो जानवरों का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करता है। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। उसके बाद लाइफस्टाइल चेंजेस फ्रॉम नोमैडिक टू सेटल्ड लाइफ, आपको देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में इंसान की क्या है? नोमैडिक लाइफ। अब नोमैडिक लाइफ के बारे में तो आप समझ रहे हो ना कि एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूसली मूव करते रहना।
और नोमैडिक लाइफ से इंसान क्या सेटल्ड लाइफ की तरफ जाएगा। और सेटल्ड लाइफ की तरफ पता है इंसान कब जाता है बच्चा? मैं भी आपको बता देता हूँ, चलो ये राज मैं आपको बता देता हूँ आज कि इंसान सेटल्ड लाइफ की तरफ क्यों जाता है। जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्या इसका डेवलपमेंट हो जाता है? एग्रीकल्चर का। किसका डेवलपमेंट हो जाता है यहाँ पे? एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को सेटल लाइफ की तरफ लेके जाती है। अब ये चीज मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि सेटल लाइफ में इंसान क्यों लेके जाता है एग्रीकल्चर की वजह से। चलो अभी बता देता हूँ। देखो क्या होता है ना, जब इंसान, जाहिर सी बात है, कितने लोग आप में से कभी अपने गांव गए हो? कितने लोग कभी गांव गए? आपने गांव जाके देखा होगा कि जब भी कोई फसल बोता है फार्मर, तो उस फसल को उगने में थोड़ा टाइम लगता है ना, 2 से 3 महीना मिनिमम, चलो मान के चलो 3 महीना। ठीक है। तो 3 महीने क्या वो इसने इतनी मेहनत करी फसल को उगाने में, इतनी ज्यादा हार्डवर्क करा, क्या उस फसल को छोड़ के चले जाएगा? नहीं। तो यही नोमैडिक लाइफस्टाइल को सेटल लाइफ में कन्वर्ट करने का रीजन निकल के आता है आपका एग्रीकल्चर। ओके। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा ह्यूमंस में क्या, टूल इंप्रूवमेंट, यानी कि टूल्स में काफी ज्यादा परिवर्तन। रफ स्टोन एंड पॉलिश टूल आपको देखने को मिलते हैं, प्रॉपर वाइल्ड एकदम प्रॉपर पॉलिश टूल्स आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही नॉलेज एंड स्किल निकल के आती है, जैसे लर्निंग, फायर, फार्मिंग और आर्ट। यानी कि इंसान काफी सारी स्किल सीखता है, जैसे स्किल किसकी? फायर की, फायर को कंट्रोल करने की, खेती करने की। और साथ ही साथ आर्ट, यानी कई सारी ड्राइंग्स बनाई। ह्यूमन से कई सारी पेंटिंग्स बनाई है बच्चा, काफी तरह तरह की पेंटिंग्स। ओके। उसके आगे हम बात करते हैं, चलिए। अब देखने को मिलेगा डेवलपमेंट ऑफ टूल्स। अब क्या आपको यहाँ पे टूल्स का डेवलपमेंट निकल कर आता है ह्यूमंस के अंदर। अब टूल्स कैसे? जैसे कि स्टोन्स के टूल, बोन्स के टूल और वुडन टूल। अरे ये क्या बता दिया मैंने? देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये फैक्ट आपकी एनसीईआरटीज में नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ कि इंसान को, जैसे जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, मैं आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बताता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, चलो। आपको एक तरह के लोग देखने को मिलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। आपने कभी वो देखी है जुरासिक पार्क? जुरासिक पार्क मूवी देखी है? उसमें देखा है कि जो डायनासोर की मूवी में दिखाते हैं, जब स्टार्टिंग में डायनासोर को जब वो खोजते हैं, जमीन के अंदर से खोद के निकालते हैं, उसके ऊपर से ऐसे कुछ ब्रश यूज करते हैं उनकी मिट्टी को हटाने के लिए। एंड कई सारे वहां पे लोग होते हैं, कई साइंटिस्ट की तरह दिख रहे होते हैं। वो लोग क्या होते हैं? वो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? जमीन को डिग करते हैं, हमारे इतिहास को निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो चीज, देखो क्या होता है ना, इतिहास में कोई चीज बहुत पहले की है ना, वो जमीन के अंदर दफन हो जाती है। एंड आर्कियोलॉजिस्ट ही वो लोग होते हैं जो उस चीज को जमीन से निकाल के आपके सामने लाके रखते हैं और पूरी वर्ल्ड को बताते हैं कि हमने ये चीज डिस्कवर करी है। ओके। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजी, सबसे ज्यादा जो ह्यूमंस के टूल्स हमें एट प्रेजेंट टाइम मिले हैं, वो आपके हैं स्टोन के टूल। किसके टूल? स्टोन्स टूल। अब आपके मन में आएगा व्हाई मोस्टली यूज्ड, सॉरी मोस्टली सर्वाइव होगा, मोस्टली कैसे सर्वाइव इतने ज्यादा? बिकॉज जो आपके बोन्स टूल थे और साथ ही साथ जो आपके वुडन टूल्स थे, ये समय के साथ डिकम्पोज हो गए। समय के साथ जैसे बोन का टूल है, डिकम्पोज हो जाएगा बैक्टीरिया द्वारा, वहीं जो आपका वुडन टूल है वो भी जमीन के अंदर रह रह के डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन आपके जो स्टोन के टूल है वो सबसे ज्यादा सर्वाइव करे। इसलिए हमें सबसे मैक्सिमम क्वांटिटीज में जो आर्कियोलॉजिस्ट को जो टूल्स मिले वो थे आपके स्टोन्स के टूल्स। ओके। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका हैंड एक्स, वहीं आपका चॉपर और स्क्रैपर्स, वहीं आपका जैसे बोन्स के टूल में निकल के आते हैं नीडल, फिश हुक्स और हैंडल्स, और वुडन टूल्स में निकल के आता है आपका स्पेयर, डिगिंग स्टिक और क्लब्स। ओके। अब मैं बात करूं तो अर्ली ह्यूमंस यूज टूल्स फॉर हंटिंग, कटिंग मीट एंड डिगिंग द रूट्स। यानी कि अर्ली ह्यूमंस जो थे हमारे, उन्होंने टूल्स का किस किस चीजों में यूज करा? हंटिंग में, जैसे मैंने आपको बताया, जाहिर सी बात है शिकार हाथ से तो कर नहीं पाएगा इंसान ना जानवरों का, तो उन्होंने टूल्स का यूज करा शिकार करने के लिए। साथ ही साथ डिगिंग, जमीन को खोदने के लिए। और जो जानवर शिकार करके ला रहे हैं उसको काटना पड़ेगा, तो किसका यूज करेंगे? टूल्स का ना। ओके। तो इस तरह के कुछ टूल्स हुआ करते थे जो अर्ली ह्यूमंस ने यूज करी। आपको स्टोन का टूल दिख रहा है, इस तरीके के टूल्स का उन्होंने यूज करा। ओके। समझ में आ रहा होगा, ये तरीके के टूल्स दिख रहे हैं ना आप दोनों। तो इस तरह के टूल्स का इन ह्यूमंस ने यूज करा था इन अर्ली एज ऑफ देयर लाइफ। ओके। अब चलो आगे बात करते हैं। आगे आपको क्या निकल के आता है, मैंने आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बताया। अब निकल के आता है डिस्कवरी ऑफ फायर। भाई मैं बताऊं, कुछ डिस्कवरीज जो ह्यूमंस ने करी ना, जैसे कि एक फायर ले लो, एक बात कर लेते हैं फायर की, एक बात कर लो व्हील की। भाई मैं बताऊं, आज के समय जो आप मॉडर्न डिस्कवरीज देखते हो ना, फॉर एग्जाम्पल, आप जो
मॉडर्न आईफोन देखते हो ना, हर साल एक नया आईफोन आता है। भाई ये कोई डिस्कवरी नहीं कर रहे हम लोग। असली डिस्कवरी तो ये दो थी, ये दोनों चीजें, फायर और व्हील। भाई यू विल नॉट बिलीव बच्चा कि जो फायर की जो डिस्कवरी थी, फायर की डिस्कवरी ने इंसानी इतिहास को, ह्यूमन हिस्ट्री को बहुत हद तक चेंज करा। और व्हील की डिस्कवरी ने तो पूरे ही बदल के रख दिया भाई। भाई हम लोगों ने ट्रेड आसान कर दिया, पहिए का आविष्कार, सोचो हर चीज में व्हील दिखता है। ये चीज आज तक कभी बदली है क्या? आप में कभी व्हील में चेंज आया कोई? हमेशा वैसे ही गोल, सर्कल, राउंड सा वैसे ही देखने को मिला हमेशा से व्हील। क्या फायर में कुछ चेंज आया? नहीं भाई, ये बेसिक चीजें हैं, ये इन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री को बहुत चेंज करा है। तो वहीं जैसे फायर की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ फायर, कुकिंग ऑफ फूड। इंसान पहले रॉ फूड खाता था। रॉ फूड देखते हो? रॉ फूड यानी किसी जानवर को मारा, उसको वैसे ही खा गया, जैसे लॉयंस होते हैं, जानवर शिकार करो खा गए। लेकिन जब उसने फायर की डिस्कवरी की, फायर को यूज करना स्टार्ट किया, तो उसने खाने को पकाना स्टार्ट करा। जो रॉ मीट होता है ना, बड़ा टेस्ट लगता है। मैं खाता नहीं हूँ, बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। साथ ही साथ वार्मथ एंड प्रोटेक्शन, अपने आप को गर्म, या देखो उस टाइम पे आपको काफी कोल्ड इन्वायरमेंट देखने को मिलता था, ठीक है। साथ ही साथ अपने आपको प्रोटेक्शन देने को, भाई कोई जानवर आप पे अटैक कर रहा है तो वो फायर का यूज करते थे खुद को बचाने के लिए। साथ ही लाइट इन डार्कनेस, यानी कि जैसे कोई डार्क एरिया में जाए तो ऑब्वियसली बात है, फायर देखते नहीं हो कितना उजाला कर देता है, तो लाइट के तौर पे यूज करना। तो यानी कि फायर काफी अच्छा उनके लिए एक अच्छी डिस्कवरी में से एक माने गई। ओके, अब मैं आगे बात करता हूँ, आगे चल के। जैसे कि यहाँ देख रहे हो, ये दो दिख रहे हैं लोग, इनके हाथ में एक स्टोन का टूल है, इन दोनों टूल्स को रब कर रहा है ये बंदा, यहाँ पे फायर जल रही है। तो ऐसे इंसानों ने फायर का यूज करना स्टार्ट करता है। ओके, अब निकल के आता है इंपैक्ट ऑफ फायर ऑन अ ह्यूमन लाइफ। बड़ी बड़ी अच्छी चीज है, बहुत। ह्यूमन हमारी लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव, इंपैक्ट को क्या बोलते हैं, प्रभाव, क्या लाइफ में इंपैक्ट पड़ता है। जैसे बोलते नहीं है, मेरी यार मेरी इस बंदे से दोस्ती ना टूट जाए, इससे मेरी लाइफ में बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस चीज से आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, देखो। जो ये लोग रॉ फूड खाते थे, इस रॉ फूड को एक कुक्ड और हेल्दी फूड खा रहे हैं। भाई देखो, रॉ फूड काफी ज्यादा हार्मफुल होता है। रॉ फूड होता है ना, जो काफी हार्मफुल होता है। मान लो कौन से बैक्टीरिया, कौन सा आपको ये हार्मफुल चीजें, कौन से जर्म्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं आप कुक करके खा रहे हो, सारे बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो जल गए। तो आप काफी, साथ ही साथ फियर ऑफ डार्कनेस, इंसान का डार्क मतलब अंधेरे में, पहले ऑब्वियसली बात है, आज के समय में इंसान जब अंधेरे में जाएगा, या आप कभी भी आप घर में अंधेरे में रहते हो तो आपको डर नहीं लगता। तो इंसान जब डार्कनेस में यहाँ पे पहले डरता था, लेकिन अब क्या है, जब आग है तो लॉन्गर एक्टिविटी आवर्स, यानी लंबे समय तक वो अपने काम कर सकते हैं। आग को जलाएगा, अपना कोई काम कर रहा है। आज के समय आप आग को कंपेयर कर लो लाइट से, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उस समय आग लाइट थी, आज के समय आपके घर में जो ये जो मेरे स्टूडियो में जो लाइट जल रही है वो मेरे लिए लाइट है। अब मैं अभी रात में अभी आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या मैं अभी जब आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी थोड़ा रात हो चुका है, मैं पढ़ा पा रहा हूँ किस वजह से, यहाँ पे लाइट है इस वजह से। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कोल्ड एंड शिवरिंग, यानी आप उस समय क्या थी, जब फायर नहीं था तो बहुत ठंडी होती थी, शिवरिंग, शिवरिंग यानी कप कपा जाते थे लोग। तो यहाँ पे आपको वार्म, गरम गरम आपको टेम्परेचर, गरम आपको नेचर, सॉरी गरम वातावरण बना आग की वजह से। यानी कि आप कह सकते हो कि आग की वजह से आपके आसपास का माहौल थोड़ा गर्म हुआ, टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ, तो साथ ही साथ आपको कंफर्ट लगना, लाइफ में थोड़ा कंफर्ट आया भैया। साथ ही साथ इजी प्रे फॉर एनिमल्स, यानी कि इस समय क्या है, जब फायर नहीं थी तो इंसान जानवरों शिकार बन जाता था इजीली, बिकॉज जानवर फायर से डरता है यार, आग को देख के जानवर को काफी डर लगता है। तो एक एज ए सेफ्टी पर्पस उन्होंने इसको यूज करना स्टार्ट करते हैं, किसका, फायर का। ओके, उसके बाद निकल के आता है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। अब क्या देखने को मिलता है आपको, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। अब देखो यार, स्टार्टिंग में इंसान, जो स्टार्टिंग में जो ह्यूमंस थे, वो क्या पेंटिंग्स, पेंटिंग बनाते थे, काफी सारी पेंटिंग्स बनाई उन्होंने। साथ ही साथ वो साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज और डिफरेंट साउंड्स, डिफरेंट, कई सारी साइन लैंग्वेज ऐसे बोलते नहीं है, कोई साइन लैंग्वेज का यूज करके अपनी बात को बोलना, जैसे ऐसे 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 करके बोलना, ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ करके बोलना, ऐसे करके बोलते नहीं कि मैं कुछ बोल रहा हूं, तो साइन लैंग्वेज का यूज करते थे। साथ ही साथ डिफरेंट अलग अलग तरह के साउंड्स निकालते थे बात करने के लिए। फिर धीरे धीरे इंसान ने कम्युनिकेशन, बोलना स्टार्ट करता है इंसान, यानी कि ग्रेजुअल चेंजेस ह्यूमन लाइफस्टाइल, बिहेवियर, टूल्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको देखने को मिलेगा। साथ ही लाइफस्टाइल चेंजेस, ये तो सेम चीज आ गई ना, अरे अरे, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज में ये वाली चीज क्यों से आ गई, टूल इंप्रूवमेंट नॉलेज ऑफ स्किल, ये तो सेम चीज है, यहाँ पे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे आते हैं, आइए।
देखो यहाँ पे आपको कई सारी केव्स देखने को मिलती हैं, कई सारी केव्स और आर्ट ऑफ अर्ली बिलीव्स, यानी आपको देखने को मिलेगा कि इंसानों कई सारी केव पेंटिंग्स बनाई। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि भीमबेटका। बात कर रहा हूँ मैं किसके बारे में? भीमबेटका पेंटिंग्स। भीमबेटका केव्स हैं कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। ये पेंटिंग दिख रही है आपको? ये भीमबेटका से पेंटिंग ली गई है। अब आप ये पेंटिंग देख रहे हो कैसे इंसानों ने पहले ये कोई जानवर बनाया है, यहाँ पे लोग बनाए, बड़े बड़े खतरनाक लोग बनाए यार इन्होंने तो ऐसे लोग बनाए। तो यहाँ पे आपको कई सारी पेंटिंग्स देखने को मिलती है कहाँ पे? भीमबेटका में। अब ये पेंटिंग्स उस समय की सोसाइटी की मैसेज, अब देखो आपको मैं एक चीज बताऊं, इस टाइम पे हमें कोई रिटन एविडेंस देखने को नहीं मिलता कि वो लोग क्या लिख के गए, क्योंकि भाई इस टाइम तक वो लोग कोई लैंग्वेज, कोई राइटिंग डेवलप हुई नहीं थी इंसानों द्वारा। तो इस पीरियड में आपको क्या, हम लोग कैसे इस पीरियड के बारे में जान सकते हैं? हाउ कुड वी नो अबाउट दिस पीरियड? हम कैसे समय के बारे में पता लगा सकते हैं जब भाई हमें यहां पे कोई रिटन एविडेंस, क्योंकि यहां पे हमें कोई भी रिटन एविडेंस देखने को नहीं मिलेगा। नो रिटन एविडेंस बच्चा। जब यहां पे कोई रिटन एविडेंस नहीं है, जैसे कि हमें क्या, अब अगर हमें इतिहास को पढ़ना है, अगर हमें हिस्ट्री को जानना है, तो हमारे पास कुछ तो रिटन एविडेंस होना चाहिए ना। लेकिन यहां पे जब वो चीज नहीं है, तो यहां पे एक लोग, कुछ लोग निकल के आते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले उन लोग के बारे में बताया, आर्कियोलॉजिस्ट। कौन? आपके आर्कियोलॉजिस्ट। वो क्या करते हैं? वो यहां पे स्टोन टूल्स को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ स्टोन टूल्स। मतलब वो लोग क्या स्टडी करते थे? स्टोन टूल्स को स्टडी करते थे। कौन? आपके आर्कियोलॉजिस्ट। साथ ही साथ केव पेंटिंग को स्टडी करा गया। जो केव पेंटिंग, गुफाओं के अंदर जो उन्होंने पेंटिंग्स बनाए, उनको स्टडी करा, तब हमें समझ में आया कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, वो लोग किस तरीके से रहा करते थे। इसके थ्रू हमें पता चला अबाउट दीज ह्यूमंस। ओके, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा रिलीजियस बिलीफ। आर्ट शोज बिलीव स्पिरिट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर नेचर, यानी कि आप जब भी इनकी आर्ट्स को देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इनके अंदर कुछ तो रिस्पेक्ट थी अबाउट नेचर। बिकॉज कंप्लीटली भाई, जो इंसान जिस चीज पर डिपेंड रहता है ना, उस चीज की इंसान बहुत रिस्पेक्ट करता है, आप देखोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखते नहीं हैं आप लोग, हम लोग फूड की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, खाने की, पानी की। भले ही कुछ लोग होते हैं जिनका नेचर ऐसा होता है कि वो लोग इन सब चीज़ों में ज़्यादा वो नहीं करते, बट जिस इंसान को उसकी रियल वैल्यूज़ पता होती है ना, अबाउट फूड एंड वाटर, दे रिस्पेक्ट अबाउट इट। सेम चीज़ आपको इन ह्यूमंस में देखने को मिलेगी। ये लोग क्या करते थे? ये लोग नेचर की काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। ये लोग अपनी पेंटिंग में काफ़ी नेचर्स, जानवर को दर्शाते थे। साथ ही साथ एक बैंड सोसाइटी को दिखाते थे कि साथ में ये लोग घूम रहे हैं, जंगल आला हू कर रहे हैं। ठीक है, यानी रिलीजियस बिलीफ यहाँ पे था क्या? हाँ, बिलीफ था, एक बिलीफ था रिलीजियस बिलीफ में, क्या कि नेचर को थोड़ा मानते थे, नेचर को दिखाते थे, पोर्ट्रे करते थे अपनी पेंटिंग्स में। उसके साथ ही साथ अगर हम आगे बात करें, तो आपका निकल के आता है अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। क्या? अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। अब देखो यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी है ना, मैं इसको आपको एक अलग स्लाइड पे समझाता हूँ, वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और ईजी बन जाएगा आपका। अब देखो यहाँ से मेरी बात देखो। अब मैं अगर आपसे अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री की बात करूं, जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना बच्चा, तो हिस्ट्री को ना हमने एंशियंट हिस्ट्री को 3 टाइम फ्रेम में डिवाइड करा है।
क्या हमने एंशियंट हिस्ट्री को 3 टाइम फ्रेम में डिवाइड करा है। एंड आप हमेशा ये चीज़ जान के चलें, ये तीनों टाइम फ्रेम को आप याद रखो। आपकी क्लास में 2 चीज़ बताई है, मैं चाहता हूँ आप तीनों को याद रख के चलो, ताकि आप जब भी आप हायर क्लासेस में जाओ एंड आपको कभी सोशल साइंस में इंटरेस्ट हो, आप ह्यूमैनिटीज़ फील्ड लो, तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रहेगा। तो सबसे पहला आपका एक होता है प्री हिस्ट्री। क्या होता है? प्री हिस्ट्री। एक होता है आपका प्रोटो हिस्ट्री। और एक होता है आपका क्या? सिर्फ हिस्ट्री। ओके। अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे किसके बारे में, प्री हिस्ट्री के बारे में, ये जो टाइम फ्रेम है ना, यहां पे हम इंसानों के पास नो रिटन एविडेंस, यानी कि हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस नहीं था। तो यानी कि प्री हिस्ट्री एक वो टाइम फ्रेम है जहां पे हम ह्यूमंस के पास कोई भी नो रिटन एविडेंस, यानी कि हमारे पास कैसा भी कोई रिटन एविडेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। किसमें? प्री हिस्ट्री में। जब यहाँ पे इंसानों के पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है, तो हम लोग किसकी वजह से, मैंने आपको बताया, आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से, टूल्स की मदद से, उनके समय के टूल्स को स्टडी करके, वहां की पेंटिंग को स्टडी करके उसके इतिहास को जान सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या निकल के आता है? एग्जाम्पल को नोट कर लो, स्टोन एज। मेरे साथ लिख लो, अभी आगे आगे चल के मैं बताऊंगा आपको एग्जाम्पल क्या है यहाँ का। स्टोन एज। वही एक समय आपका निकल के आता है कि प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री इतिहास का वो समय है, हिस्ट्री का वो टाइम है जिसको हम बोलते हैं जहां पे आपको रिटन एविडेंस देखने को मिलते हैं, जहां पे आपको रिटन एविडेंस देखने को मिलते हैं। इतिहास का वो टाइम जहां पे आपको प्रॉपर रिटन एविडेंस देखने को मिलेंगे, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पा रहे। अरे भैया ये क्या हो गया? इतिहास के हमें भैया, पहले हमारे पास रिटन सोर्सेज नहीं है, अब हमारे पास रिटन सोर्सेज तो पढ़ नहीं पा रहे। ये कैसी बात है भाई? अब वो लोग लिख के ही ऐसा गए, हम पढ़ नहीं पाए, तो उसमें मेरा क्या इशू यार, है ना? तो यहाँ पर रिटन एविडेंसेस है, बट नॉट डिसाइफर, बट नॉट डिसाइफर। अब जब हम इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये कौन से टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं? इंडस वैली, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं आपको से अभी। अभी मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहां पे मैंने बता दिया अबाउट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री वो समय जहां पे इतिहास में हमारे पास रिटन एविडेंस है प्रॉपर, लेकिन हम क्या है, दिक्कत क्या है, पढ़ ही नहीं पाए। अब हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम वो होता है जहां पे हमारे पास रिटन एविडेंस है, और और वी कुड, और वी कैन रीड इट और अंडरस्टैंड इट। यानी कि इतिहास का वो समय जिसको हम रीड कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, वो कौन सा टाइम है? हिस्ट्री का। इसका एग्जाम्पल यहां पे लिखो मेरे साथ। इसका एग्जाम्पल क्या निकल के आता है आपका? वैदिक एज। क्या? वैदिक एज। अभी लिख लो, बस याद रखना कि वैदिक टाइम फ्रेम भी आपके एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, तो इसके बारे में हमेशा याद रखना, भूलोगे नहीं तो नहीं। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, सेम चीज आपकी यहां स्लाइड में दी हुई है अबाउट प्री हिस्ट्री। बिफोर इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, यानी कि बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, यहाँ पे आपको नो रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल, यानी कि आपका जो प्री हिस्टोरिकल टाइम है, यहाँ पे आपको कोई रिटन रिकॉर्ड देखने मिलता है। वही हिस्टोरिकल टाइम जो आपका है, वो पीरियड विथ राइटिंग रिकॉर्ड एंड स्टार्ट्स विद द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। यानी कि जो आपका हिस्टोरिकल पीरियड है, ये एक ऐसा प्रॉपर टाइम फ्रेम है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको प्रॉपर राइटिंग देखने को मिलती है जिसको हम समझ भी पाते हैं, अंडरस्टैंडेबल भी होती है। वहीं बस यहाँ पे आपको प्रोटो हिस्ट्री नहीं दिया, तो मैंने प्रोटो हिस्ट्री आपको एक्स्ट्रा समझा दिया। ओके। उसके बाद की टर्निंग पॉइंट निकल के आता है, द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री। इट इज नॉट अ डिवाइडिंग लाइन। देखो, आपकी एनसीईआरटी क्लास 9th के अकॉर्डिंग आपकी बात सही है कि इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इज अ डिवाइडिंग लाइन बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, बट इनके बीच में एक टाइम फ्रेम और निकल के आता है, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। कौन सा? प्रोटो हिस्ट्री। इसके बारे में याद रखेंगे, प्रोटो हिस्ट्री वो टाइम है जिससे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम फ्रेम होता है, वो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट होता है। ओके, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको हमेशा ये याद रहे। ओके। अब अगला आपके निकल के आता है प्री हिस्ट्री। व्हाट इज प्री हिस्ट्री? नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग व्हाट इज प्री हिस्ट्री। डेफिनेशन देखेंगे, द लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, यानी कि इंसान का वो टाइम फ्रेम जब राइटिंग एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया है, क्या है? स्टोन एज, जो भी हम थोड़ी देर में शुरू करने जा रहे हैं।
नाउ यू गोइंग टू स्टार्ट विद स्टोन एज। नो रिटन रिकॉर्ड्स, यानी कि आपको यहाँ पे कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स देखने नहीं मिलेंगे। मैंने आपको बताया देयर इज नो बुक्स डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम दैट दिस टाइम, यानी कि इस समय इंसान पढ़ता नहीं था। बड़े आप बोलोगे क्या मस्त टाइम है सर, उसी समय चले जाते काश जहाँ पे पढ़ना नहीं होता, मस्त झिंगा लाला हु करके हमारा पूरा जीवन बीत जाता। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये तो अभी आप नहीं कर सकते क्योंकि आप अभी 21st सेंचुरी में हो। आपको किताब उठानी होगी, अपने एग्जाम्स देने जाने होंगे और अच्छे नंबर लाने होंगे, वरना नहीं लाओगे तो पिताजी से कुटाओगे। ठीक है, तो उसके बाद आपके सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं। और क्या सोर्सेज निकल के आते हैं आपकी हिस्ट्री में, यानी कि मैंने आपको बताया जब कोई रिटन एविडेंस नहीं है तो आप इनको कैसे पढ़ सकते हो, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? फॉसिल्स को स्टडी करके, फॉसिल ऑफ बोन्स को स्टडी करके, उस समय के जो स्टोन टूल्स मिले उनको स्टडी करोगे आप। साथ ही साथ जो केव पेंटिंग है, कैसी कैसी केव पेंटिंग्स देखने मिली। शेल्टर्स रिमेन, शेल्टर रिमेन यानी कि जहाँ पे इंसान रहे थे थोड़े टाइम पीरियड के लिए, जब भी वो जहाँ पे रहे इंसान, देखो कहीं पे भी रह के जाते हैं ना तो अपनी छाप छोड़ के सब जाता है, तो अपने रहने की जगह जो उनकी थी उसको स्टडी करा, पेंटिंग्स को, टूल्स को, फॉसिल्स, फॉसिल्स यानी कि जो रिमेन्स रह जाते हैं इंसानों के जो रिमेन्स रह गए, जानवर के जो रिमेन्स हैं, ओके, जो जमीन के अंदर दब गए, सॉलिडिफाई हो गए। सॉलिडिफाई यानी कि जैसे कि आप किसी रॉक के नीचे, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉसिल क्या हुआ, जैसे कि गड्ढा है, यहाँ पे यहाँ पे पहले से कोई आपका पत्थर रखा हुआ है, ये कोई स्टोन है, यहाँ से कोई जानवर आता है और गिरता है ऐसे, और यहाँ पे कोई जानवर ऐसे गिरता है ना। अब क्या होता है, सालों सालों यहीं पे पड़ा रहता है, इसके ऊपर और मिट्टी आती है ना, और ये ज़मीन के अंदर धंसा रह जाता है, यानी ज़मीन के अंदर फंसा रह जाता है, और ये मिट्टी से कवर रह जाता है। सालों तक ये ऐसे ही रहता है, लैक्स ऑफ ईयर्स। और जब वो ऐसे ही रहता है ना हज़ारों सालों तक, तो यू विल फाइंड आउट कि ये जो ह्यूमन है या फिर कोई भी जानवर है, ये फॉसिल में तब्दील हो जाता है, यानी कि फॉसिल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब इसके आगे आपका निकल के आता है व्हाट इज हिस्ट्री। मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बता दिया कि हिस्ट्री टाइम पीरियड क्या है। ये एक ऐसा टाइम पीरियड, मीनिंग द टाइम पीरियड दैट बिगिन विद द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आपको प्रॉपर रिटन सोर्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिटन रिकॉर्ड्स, प्रॉपर आपको रिटन रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। वी हैव इंस्क्रिप्शंस, हमें कई सारे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं मैं आपको बताऊं, आपने वो देखा है कभी किसी जमीन पर या किसी दीवार पे किसी चीज़ को खोरेद के लिखना, वो कह रहा था इंस्क्रिप्शन। अब ये मत बोलना सर मैं तो लास्ट टाइम अपने फैमिली के साथ किसी फोर्ट में गया था या किसी मैं टेम्पल जगह पे घूमने गया था, वो इंस्क्रिप्शन की कैटेगरी में नहीं आता है। जैसे कि इंस्क्रिप्शन वो, जैसे कि ये आप देखते नहीं हो कहीं की दीवार में ऐसे ये बना देते हैं, है ना, ऐसे दिल के शिकार और ये सब तीर बना देते हैं, ये थोड़ी ना इंस्क्रिप्शन की कैटेगरी में आते हैं। इंस्क्रिप्शन आर लाइक कि प्रॉपर हिस्टोरिकल एविडेंस, जिसमें आपको प्रॉपर समझ सकते हो कि किसी ने इतिहास में बहुत पहले अपनी बात को खोरेद खोरेद यानी स्कार करके किसी हार्ड मेटल या स्टोन पे लिखना, उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। कई सारे आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स देखने को मिलते हैं, डॉक्यूमेंट टू स्टडी दिस पीरियड, यानी कि आपको इस समय कई सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, साथ ही साथ कई सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं जो इस समय के टाइम फ्रेम को हम स्टडी करने में हमें मदद करती है। अब मैं बात करने वाला हूं आपसे किसके बारे में, एंशिएंट स्क्रिप्ट के बारे में। ओके, इस समय आपकी कई सारी एंशिएंट स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, जैसे कि ब्राह्मणी। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ब्राह्मणी जो स्क्रिप्ट है ना, वो इंडियन इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सबसे ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट, यानी जिसको पढ़ा जा सकता है, वो है आपकी ब्राह्मणी। ब्राह्मणी लैंग्वेज याद रहेगा ना। उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट निकल के आती है आपकी कई सारी, रिटेन ऑन द पाम लीव्स। इंपॉर्टेंट है, बच्चे याद रखेंगे कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, जो पाम स्लीव्स, जो पाम के पत्तों पे लिखा जाए उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स। बार्क, यानी बार्क क्या होता है, जो पेड़ की छाल देखते हो ना आप, जो पेड़ की जो पतली सी लेयर बाहर निकलती है, उसको छील दो, उसके ऊपर कुछ लिखना, साथ ही पेपर पे लिखा जाना, ये सब क्या थी आपकी मैन्युस्क्रिप्ट्स। फिर इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करूं, कार्व्ड ऑन स्टोन, पिलर एंड वॉल, जैसे किसी पत्थर पे खोरेद खोरेद के बातों को लिखना। जैसे कि आप कहीं फोर्ट एरिया में जाते हो, किसी टेंपल में जाते हो, आप किसी देखते हो श्लोक लिखा हुआ है खोरेद खोरेद के, वो वेल इंस्क्राइब्ड, जिसको मिटा पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये होते हैं आपके इंस्क्रिप्शन। ये आपके प्रॉपर आयरन के पिलर्स पे देखने को मिलेंगे। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे कई सारे ऐसे आपके आयरन पिलर देखने को मिलते हैं, पॉलिश आयरन पिलर, जिन पे कई सारे आपको इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ किस पे, वॉल्स पे, दीवालों पे। तो ये सब मैंने आपको बताया अबाउट व्हाट इज हिस्ट्री। जो जिस टाइम पीरियड को हम पढ़ पाए, समझ पाए, वो आपके किस कैटेगरी में आया, हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम में। अब मैं बात करने जा रहा हूँ व्हाट इज आर्कियोलॉजी। अब आर्कियोलॉजी के बारे में तो मैंने आपको समझा दिया है काफी कुछ मोटा मोटा, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को इतना ज़्यादा इशू होगा आर्कियोलॉजी को अंडरस्टैंड करना, बट कोई नहीं, लेट्स स्टडी अबाउट इट। अबाउट आर्कियोलॉजी डेफिनेशन क्या निकल जाता है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास थ्रू द मटेरियल रिमेन्स। और ये काम कौन करते हैं, आपके आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजी क्या होती है, जब आप ह्यूमंस के पास्ट, इंसानी पास्ट को स्टडी करते हो, बट अबाउट दे जब उनके जो रिमेन्स हमें जो मिलते हैं, जैसे कि मान लीजिए आज से हजारों साल पहले कोई मटका हमें मिला, तो उस मटके को स्टडी करके हमने उस टाइम फ्रेम के बारे में जाना, उस समय के बारे में जानते हैं।
साथ ही साथ आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में मैंने बताया, साइंटिस्ट हु एग्जिबिट एन एंशिएंट साइट एंड स्टडी द मटेरियल, मींस वो कौन होते हैं आपके आर्कियोलॉजिस्ट। साथ ही साथ निकल के आता है आपका क्या, एग्जीबिशन प्रोसेस। अब एग्जीबिशन प्रोसेस क्या होता है, जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट जो काम करते हैं वो एग्जीबिशन, इनका एक प्रोसेस चलता है प्रॉपर। क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि आर्कियोलॉजिस्ट घूम रहा है, ऐसे घूमते घूमते उसको एक मटका दिखा, उसने देखा अरे मटका है बड़ा पुराना सा लग रहा है, चलो इसको एंशिएंट मटका घोषित करते हैं, कोई बहुत पुराना मटका हमें सिविलाइजेशन मिला, लो मिल गया आपके लिए एक मटका है ना, नहीं ऐसे नहीं होता है। एक प्रॉपर साइट होता है, प्रॉपर एक साइट पे एक सर्वे होता है, फाइंडिंग पोटेंशियल साइट, एक प्रॉपर साइट मिलती है, उस साइट पे फिर सर्वे करते हैं पहले कि यहाँ पे हमें कोई चीज़ थी एंशिएंट की, नहीं थी, प्रॉपर सर्वे कर, फिर वहाँ पे जब सर्वे होता है तो डिगिंग करना स्टार्ट करते हैं, केयरफुली एग्जीबिशन, यानी प्रॉपरली डिग करना स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसे डिग करते हैं इतनी केयरफुली कोई चीज़ डैमेज ना हो जाए। साथ ही रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंट्स एंड फाइंडिंग है, प्रॉपर रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉपर हर एक रिकॉर्ड को रखा जाता है, जब भी कहीं एग्जीबिशन हो रही होती है, कोई भी चीज़ मिल रही है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, तो ये सब चीज़ें करते हैं। साथ ही से एनालाइज करते हैं, स्टडिंग ऑफ आर्टिफैक्ट, यानी कि उन्हें क्या एनालाइज करते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं कि जो भी चीज़ उन्हें मिल रही है उसको प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, स्टडी कर पाएंगे, तभी तो पब्लिश कर पाएंगे उसको। फिर लास्ट में आगे क्या कर देते हैं, वो उसको पब्लिश करते हैं, क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, सोसाइटी के सामने, समाज के सामने लेकर आते हैं, क्या लास्ट में जाके पब्लिश कर देते हैं। वो तो पूरी समाज उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाता है, उस चीज को पढ़ पाता है विद द हेल्प ऑफ बुक्स एंड ऑल। किसके द्वारा संभव है ये सब चीज, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, है ना। एट द एंड मेन चीज कौन निकल के आती है आपकी, मेन बॉडी आर्कियोलॉजिस्ट, जो इंसानी रिमेन्स को फाइंड आउट करने में आपकी मदद करता है। ओके, अब यहां से हमारा टाइम शुरू हो रहा है, पैरोडाइजेशन ऑफ प्री हिस्टोरिकल एज। अब यहां पे आपको देखने को मिलता है कि इंसानी टाइम को हम ह्यूमंस ने स्टोन के बेसिस पे, स्टोन के टूल्स जो इंसानों ने यूज करे उसके कैटेगरी की वजह से इंसान के टाइम फ्रेम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा, बिकॉज ऑफ द स्टोन टूल्स दे हैव यूज्ड। तो आपको देखने को मिलेगा, टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग एंड द कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री एंड अ प्री हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, आर्कियोलॉजिस्ट डिवाइडेड टाइम इनटू टू डिवाइडेड द टाइम इनटू बेस्ड ऑन टूल्स, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इस टाइम को टूल्स के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। अब इन टूल्स के बेसिस पे आपका टाइम निकल के आता है क्या, एक पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, यानी कि द डिवीजन इज मेनली बेस्ड ऑन स्टोन टूल्स एंड यूज बाय द अर्ली ह्यूमंस, यानी कि जो डिवीजन आप लोग को देखने को मिलता है, ये डिवीजन किस कैटेगरी या किस वजह से होता है, जो इंसानों ने जो टूल्स यूज करे, अभी तक की क्लास में मैंने आपको बताया कि इंसान जो टूल्स यूज करे उस कैटेगरी की वजह से इंसानों को ये टाइम फ्रेम यहाँ पे डिवीजन देखने को मिलता है। अब मैं आपको ये बड़ी डिफिकल्ट नेम लग रहे होंगे कि सब पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, ये इतने खतरनाक नाम हम याद कैसे करेंगे, मैं हूं ना, अंडरस्टैंड, इजी बनाते हैं। आओ चलो, क्लास को सिंप्लीफाई करना ही तो मेरा आपके लिए काम है। अब हम बात करेंगे स्टोन एज के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टोन एज। स्टोन एज को मैं अगर बात करूं आप लोगों से, अरे तो इस टाइम फ्रेम को मैंने बांटा 3 कैटेगरीज में। एक आपका निकल के आया क्या, पैलियोलिथिक एज, एक टाइम निकल के आता है मेसोलिथिक एज, और एक टाइम निकल के आता है आपका न्यूलिथिक एज। अब मैं बात करूं आपसे स्पेशली अबाउट पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज को इजीली समझते हैं, बड़ा इजी सिंप्लीफाई करता हूं मैं आपके लिए। सबसे पहले पैलियो वर्ड को समझो आप। पैलियो, पैलियो का मतलब क्या होता है, ओल्ड, क्या होता है, ओल्ड। और लिथिक का मतलब क्या होता है, स्टोन, क्या होता है, स्टोन। अब सिंपल सिंपल लग रहा है ना ये वर्ड, तो इसको बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज, यानी कि ये इंसानी इतिहास का, ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे ओल्डेस्ट टाइम फ्रेम आपको देखने को मिलता है। अगर मैं पैलियोलिथिक एज की बात करूं, देखो अलग अलग बुक पे इसका डिफरेंट टाइम फ्रेम आपको देखने को मिलता है, मतलब अलग अलग किताबों में इसका अलग अलग टाइम देखने को मिलता है आपको। तो आप ये मान के चलीजिए अप्रॉक्स 5 लाख ईयर अगो, 5 लाख ईयर्स अगो से लेके कितना, 10,000 ईयर्स अगो,
बेसिक से मान के चलते हैं आपको, क्योंकि अब मैं आपको यहाँ पे अगर बीसी और सी के बारे में बताऊंगा शायद आप कंफ्यूज हो जाएं, तो अभी क्लास में आप इतना ही मान के चलो। तो जो पैलियोलिथिक एज था ना, बहुत अर्ली एज था इंसान का, जब इंसानों ने स्टोन टूल यूज करना करा। जब इंसान इस समय स्टोन्स के टूल यूज करना स्टार्ट करता है तो उसको बेसिक नॉलेज थी, मतलब इतने ज्यादा पॉलिश स्टोन का यूज नहीं करता था, हैवी, काफी हैवी स्टोन टूल्स का यूज करता था, हैवी स्टोन्स प्लस थिक स्टोन। कैसे? थिक स्टोन्स का यूज करता था वो। यानी कि इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा इंसान काफी भारी पत्थर और थिक पत्थरों का यूज करता था। ये इतने ज्यादा शार्प भी नहीं हुआ करते थे। इस टाइम पे जो पत्थरों का यूज कर रहे हो पैलियोलिथिक एज में, वो इतने ज्यादा शार्प नहीं होते थे। साथ ही साथ इस टाइम पे आपको देखने को मिलता है आइस एज। इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा क्या? आइस एज। यानी कि इंसान, साथ ही साथ इस समय इंसान ने पैलियोलिथिक एज में आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं देखता। यानी कि इस समय कोई खेती नहीं होती थी, कोई फार्मिंग वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता था। इंसान क्या मेन ऑक्यूपेशन उसका क्या निकल के आता था? हंटिंग एंड गैदरिंग। मेन ऑक्यूपेशन उनका क्या निकल के आता था? हंटिंग और गैदरिंग। वही मेसोलिथिक एज की मैं चलो बात करता हूं आपसे। अगर मैं मेसोलिथिक एज की बात करूं तो मेसोलिथिक एज वो टाइम है, जैसे कि जिसको इसको भी तोड़े अगर, तो इसको मेसो का मतलब क्या होता है? मिडिल। और लिथिक का मैंने आपको बताइए मतलब क्या होता है? स्टोन। मिडिल स्टोन एज। यानी कि एक डिवाइडिंग टाइम का काम करता है बिटवीन पैलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक एज। अब मेसोलिथिक एज के बारे में यहां पे क्या बात निकल के आती है? क्योंकि यहां पे आपको एक टूल देखने को मिलता है, माइक्रोलिथ। क्या? माइक्रोलिथिक टूल्स। यहां पे कैटेगरी का टूल निकल के आता है जिसको बोला गया है माइक्रोलिथिक टूल्स। अब माइक्रोलिथिक टूल्स बच्चा वो इस तरह के टूल होते हैं, काफी शार्प एंड पॉइंटेड टूल्स। फॉर एग्जांपल ये पेन देख रहे हो आप, ऐसे पतले पतले स्टोन टूल्स का यूज करना स्टार्ट करता है ह्यूमन, और काफी ज्यादा शार्प होते थे वो टूल्स। यानी कि वो जो टूल्स का उन्होंने यूज करा ह्यूमंस ने, वो इतने ज्यादा शार्प होते थे, काफी पेन होते, काफी ज्यादा छोटे होते थे, काफी स्मॉल होते थे साइज में। तो यहाँ पे माइक्रोलिथिक टूल्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं इंसान जानवरों का। डोमेस्टिकेशन। अब डोमेस्टिकेशन में इंसान ने सबसे पहले किस जानवर को डोमेस्टिकेट करा? डॉग। सबसे पहले इंसान डॉग का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करता है। तो ये था आपका मेसोलिथिक एज, यानी जिसको हम बोलते हैं मिडिल स्टोन एज। यहां पे आपको माइक्रोलिथिक टूल्स देखने को मिलते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं न्यूलिथिक एज, ओके, अगर मैं बात करूं न्यूलिथिक एज के बारे में, तो न्यूलिथिक एज को हम क्या बोलेंगे? इसको कि अगर मैं वर्ड को तोड़ूं, तो न्यू का मतलब होता है न्यू, और लिथिक का मैंने आपको बताया न्यू का लिथिक का होता है स्टोन, और एज मतलब न्यू स्टोन एज। अब न्यू स्टोन यानी कि इंसान हो गया मॉडर्नाइज। यहां पे इंसान जब मॉडर्नाइज हो गया तो इंसान ने यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ व्हील देखने को मिलता है यहाँ पे आपको। डिस्कवरी ऑफ व्हील प्लस डिस्कवरी ऑफ व्हील के साथ यहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। क्या? एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट आपको यहां देखने को मिलेगा। यहां पे आपको सबसे पहले सेटल्ड, इंसानों के द्वारा सबसे पहले ही सेटल्ड लाइफ आपको यहीं पे देखने को मिलती है न्यूलिथिक एज में। यानी कि यहां पे इंसान सेटल्ड लाइफ की तरफ शुरू हो जाता है। यहां पे क्या आपको सेटल्ड लाइफ देखने को मिलती है। यानी कि इससे पहले जो इंसान थे वो कौन सी लाइफ जी रहे थे? एक नोमैडिक लाइफ। लेकिन न्यूलिथिक एज आते आते इंसानों द्वारा कौन सी लाइफ में चले गए? कौन सी लाइफ जीना शुरू करते हैं? सेटल लाइफ की तरफ। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा बेसिक चीजें आपको बताई मैंने, वो पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज। एंड आई होप अब आपको इस चीज में कभी डाउट ना होगा कि जो आपका स्टोन एज है वो स्टोन की कैटेगरी से है, यानी स्टोन की वजह से 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक। मैंने आपको पैलियोलिथिक समझाया कि पैलियोलिथिक स्टोन एज क्या होता है, वही मैंने आपको मेसोलिथिक एज समझाया, एंड एट द एंड मैंने आपको समझाया अबाउट न्यूलिथिक एज। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आपको समझाता हूं अबाउट, यही सेम चीज यहां पे लिखी है। जो आपका पैलियोलिथिक एज है जिसको हम क्या बोलते हैं? ओल्ड स्टोन एज। मैंने क्या बताया यहाँ पे? जिसको क्या बोला गया है? ओल्ड स्टोन एज, जहां पे इंसान एक हंटर और गैदर हुआ करता था, रफ स्टोन यूज करता था, गुफाओं में रहता था, केव्स में रहा करता था, डिस्कवर्ड ऑफ फाइव, यहाँ पे फार्मिंग की डिस्कवरी हुई, लेकिन यहाँ पे खेती नहीं होती थी, नो फार्मिंग आपको यहाँ देखने को मिलता है। वहीं जो आपका मेसोलिथिक एज है जिसको मैंने बोला है मिडिल स्टोन एज, यहाँ पे आपको ट्रांजिशनल फेज देखने को मिलता है। यानी ट्रांजिशनल फेज किसके बीच में?
पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का एक ट्रांजिशन फेज आता है। यहाँ पे आपको माइक्रोलिथ टूल्स को देखने को मिलते हैं। माइक्रोलिथ क्या होते हैं? काफी स्मॉल छोटे छोटे टूल्स का यहाँ पे डिस्कवरी देखने को मिलती है। सभी फिशिंग बिकम कॉमन, यानी कि यहाँ पे इंसान खेती बाड़ी शुरू कर सॉरी फिशिंग करना स्टार्ट कर, यानी मछलियों को मछलियों देखा है ना आपने, फिशिंग करते हुए लोग फिशिंग करते हैं, मछलियों को शिकार करते हैं। सर डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग, यानी कि यहाँ पे मेसोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो जाता है, जानवरों का पालन पोषण। देखो इंसान क्या होता है ना, पैलियोलिथिक एज में जब इंसान हंटिंग कर रहा होता है तो इंसान को एक टाइम बाद धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं यार, वी कैन ऑल्सो डोमेस्टिकेट द एनिमल्स, वी कैन यूटिलाइज देयर पोटेंशियल। यानी कि इंसान को धीरे धीरे समझ में आता है कि हम उन जानवरों की क्षमता का यूज करके अपना फायदा कर सकते हैं। तो उन्होंने जानवरों को डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करा। डॉग डॉग क्या करता था? ऑब्वियसली बात है, जंगली जानवरों से बचाना, उनको सेफ्टी प्रोवाइड कराना, अलर्ट रहता था डॉग काफी हमेशा से। और साथ ही सीजनल सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद निकल के आता है न्यूलिथिक एज। मैंने आपको बताया न्यू स्टोन एज बोलते हैं। यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर बिगिन देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रॉपर पॉलिश स्टोन टूल्स देखने को मिलेंगे, पॉलिश प्रॉपर टूल्स, एकदम प्रॉपर शार्प टूल्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। सर ये परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे आपको क्या विलेजेस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे किसका? विलेज फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद पोट्री। अब जब व्हील की डिस्कवरी होती है, व्हील, व्हील की डिस्कवरी से इंसान काफी सारी पोट्रीज बनाना स्टार्ट करता है। अब ये पोट्री है जो जो आपकी जो पोट्रीज है, मिट्टी के बर्तन। इस समय आपको क्या मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं? कब? न्यूलिथिक एज में। याद रहेगा ना, भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं, चीजें आपको याद रखना है। साथ ही डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल लाइक काउ, शीप, बफलो, बुल, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के एनिमल का डोमेस्टिकेशन, पालन पोषण शुरू हो जाता है जानवरों का। तो ये आपका न्यूलिथिक के बारे में मैंने आपको समझाया। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं पैलियोलिथिक एज के बारे में। अब हर एक स्टोन एज को डिटेल में डिस्कस करते हैं अबाउट पैलियोलिथिक एज, जिसको बोला जाता है ओल्ड स्टोन एज, द अर्लीस्ट फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। याद रहेंगे, भूलेंगे नहीं। साथ ही यहाँ पे आपको मैंने बताया इंसान हंटर गैदर वाली लाइफ जी रहा होता है, हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, गैदर वाइल्ड फूड्स एंड रूट्स एंड डिपेंड एंटायरली ऑन नेचर। याद रखेंगे इंसान किस पे? नेचर पर डिपेंड कर रहा है परमानेंटली। किस एज में? पैलियोलिथिक एज में। उसके आगे जब आता है आपके सेशन में आपको देखने को मिलेगा लाइफ ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज, यानी कि इस समय आपको इंसानों की लाइफ किस तरह के देखने को मिलती है। जैसे दिख रहा है ना, हाथ में स्टूल टूल पकड़े हैं, ये हाथ में भाला पकड़े भाई साहब, है ना, इनकी वाइफ है शायद, ये है ना, शादी होती होंगी क्या पता उस टाइम पे, है ना शादी नहीं होती, ऐसी मजाक में बोल रहा हूँ। तो लाइफ ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक फूड एंड डाइट। अब इस समय की फूड कैसे खाते थे? हंटेड द एनिमल्स, गैदर फ्रूट्स एंड रूट एंड सीड, शेल्टर, शेल्टर एंड मूवमेंट, यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेस में लंबे समय तक नहीं रहते थे ये लोग, एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहते नहीं थे ज़्यादा टाइम तक, ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ, यानी दे कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यानी कि लिव्ड इन केव्स, गुफाओं में रहते थे, एंड रॉक एंड शेल्टर्स, नो परमानेंट होम्स, यानी कोई परमानेंट होम्स नहीं होते थे इनके, कोई परमानेंट घर, एक जगह से मूव कर रहे हैं दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रहे हैं, साथ ही साथ मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर फूड, यानी कि ये लोग फूड के लिए। अब देखो क्या होता था, इंसान एक पर्टिकुलर, जैसे कि दो जगह हैं, अब क्या है, इंसान पहले यहां पे रह रहा है, जैसे इस पॉइंट ए पे रह रहा है, और फिर पॉइंट बी यहां पे मैंने बताया। अब जैसे यहां पे काफी सारा खाना पीना है, अब इंसान ने यहाँ के सारे रिसोर्सेज को फुलफिल कर लिया, यानी सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लिया, सारा खाना पीना खा लिया। अब क्या करेगा, वो ए पॉइंट को छोड़ देगा ना, और कहाँ जाके चाहेगा? बी पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ के रिसोर्सेज को फिर यूटिलाइज करना स्टार्ट करता है, यहाँ का खाना पीना शुरू, यहाँ पे जो रिसोर्सेज जैसे खाने वाली चीजें जो उसको मिल रही है उन सबको खाना वो शुरू करता है। ओके, जैसे कि साथ ही पैलियोलिथिक टूल्स। अब इस समय आपके किस प्रकार के टूल्स देखने को मिलते हैं, किस कैटेगरीज के टूल निकल के आते हैं? एक आपका निकल के आता है हैंड एक्स, हैंड एक्स फॉर कटिंग, डिगिंग एंड चॉपिंग। हैंड एक्स किस लिए यूज करा गया है? कटिंग, काटने के लिए, चॉप यानी छोटे छोटे चॉप करने के लिए, साथ ही चॉपिंग करने के लिए। उसके बाद निकल के आते हैं आपके चॉपर्स फॉर ब्रेकिंग द बोन्स एंड कटिंग द मीट, यानी कि इस समय आपको चॉपर्स देखने को मिलते थे जो कि हड्डी तोड़ने के लिए और साथ ही साथ मीट कट करने के लिए यूज होता था। उसके बाद निकल के आता है आपके स्क्रैपर्स फॉर क्लीनिंग एनिमल्स हाइड्स एंड वुड्स, यानी कि इसके में आपको स्क्रैपर्स भी देखने को मिलते हैं, जंगल को साफ करना या नॉर्मल जगहों को थोड़ा काटना पीटना, इन सब के लिए आपके स्क्रैपर्स यूज होते थे। दीज टूल्स वर मेड अप ऑफ चिपिंग स्टोन्स टू क्रिएट शार्प एजेस, यानी कि इन टूल्स के आपके क्या चिपिंग स्टोन्स का यूज होता है ताकि काफी शार्प एजेस, यहाँ पे देख रहे हो ना आप, ये शार्प एज बनाते थे थोड़ा स्टोन्स के, ये ये वैसे प्रॉपर शार्प एजेस आपको देखने को मिलते हैं अबाउट पैलियोलिथिक टूल्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट
किसकी बात करेंगे? अचीवमेंट ऑफ द पैलियोलिथिक ह्यूमंस। अब हम अचीवमेंट्स की बात करें कि इनके अचीवमेंट्स का निकल क्या है, कि भैया इन लोगों ने क्या ऐसा बहादुरी वाला कार्य करा है कि जो हम इनके बारे में इतने सालों बाद पढ़ रहे हैं अभी। इन्होंने कुछ तो ऐसा करा होगा कि हमें पढ़ना पड़ रहा है। चलो आओ जानते हैं क्या देख करा है इन्होंने। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ फायर देखने मिलेगी, यानी कुक्ड फूड बेटर फॉर बेटर हेल्थ, यानी कि इन्होंने क्या फायर की जब डिस्कवरी हुई तो ऑब्वियस सी बात है खाने को पका के खाना शुरू करा इन्होंने। प्रोवाइड वार्मर वार्मथ इन द कोल्ड वेदर, यानी कि इन्होंने क्या ठंडे मौसम में ऑब्वियस सी बात है जब फायर की डिस्कवरी हुई तो ठंडे माहौल में अपने आप को गर्म रखने के लिए इन्होंने आग जलाना शुरू करा। प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने यूज़ करा। साथ ही साथ आपको केव्स आर्ट देखने को मिलेंगे, यानी कई सारी इन्होंने केव पेंटिंग्स बनाई, जैसे कि पेंटेड एनिमल्स एंड हंटिंग सीन्स, यानी कि इन्होंने बनाए कई सारे जानवरों की पेंटिंग बनाई। साथ ही हंटिंग सीन्स बनाए, जैसे कि जानवर शिकार करते हुए इन्होंने दिखाया कि कई सारे लोग जानवर शिकार कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। तो ऐसी कई सारी पेंटिंग्स में आपको देखने मिलेगा। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, फॉर एग्जाम्पल भीमबेटका की पेंटिंग्स। ओके, एक्सप्रेस बिलीव्स एंड आइडियाज एंड शो द आर्टिस्टिक स्किल्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस। अब इसके थ्रू हम क्या जान सकते हैं? पेंटिंग के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू हम जान सकते हैं कि उस समय के ह्यूमंस के कैसे आइडियाज होते थे, कैसे बिलीव होते थे अबाउट देयर अर्ली लाइफ स्टाइल्स। ओके, उसके बाद निकल के आता है आपका कॉपरेशन, लिव्ड इन अ ग्रुप्स, यानी प्रॉपर ग्रुप्स में रहते थे फॉर सेफ्टी, शेयर्ड फूड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेवलप लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन, यानी कि इस समय वैसी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज समझ सकते हो आप, साइन लैंग्वेज, और साथ ही साथ आप समझ सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ साउंड दे प्रोड्यूस फॉर कम्युनिकेशन। ओके, उसके बाद निकल के आता है आपका मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज के बारे में मैंने आपको बताया, मिडिल स्टोन एज है, ट्रांजिशन फेज बिटवीन पैलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक, याद रखेंगे, भूलना नहीं है। साथ ही एक की ट्रांजिशन निकल के आता है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू फार्मिंग, यानी कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इंसान हंटिंग गैदरिंग करता है और साथ ही साथ यहाँ पे फार्मिंग देखने को नहीं मिलेगा। फार्मिंग कैंसिल करना, सॉरी, यहाँ पे भी इंसान क्या हंटिंग गैदरिंग वाली लाइफ स्टाइल जी रहा है। कभी आपसे कभी पूछा जाए कि इंसान फार्मिंग कब करना शुरू करता है? न्यूलिथिक एज में। लेकिन यहाँ पे फार्मिंग देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे की ट्रांजेक्शन, यहाँ पे सिर्फ क्या है, मेन ऑक्यूपेशन उनका क्या है? हंटिंग है, याद रखेंगे। उसके बाद फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग डिपेंड्स ऑन नेचर फॉर फूड, यानी कि इस समय भी क्या इंसान नेचर पर डिपेंड करता था खाने के लिए, यानी कि वो खुद खाना नहीं उगा पा रहा है, खुद अपना खाना डेवलप नहीं कर पा रहा है, वो नेचर पर डिपेंड कर रहा है, जानवरों को शिकार कर रहा है, फसल उगा रहा है। उसके बाद देखने को मिलेगा टू अर्ली फार्मिंग, यानी कि लर्न टू ग्रो क्रॉप्स एंड टेम एनिमल्स, यानी कि इस समय क्या इंसान धीरे से, नहीं नहीं, क्रॉप क्यों क्यों दिखा रहा है बार बार? यहाँ पे आपको अर्ली फार्मिंग के एविडेंस देखने को नहीं मिलते हैं, यानी कि आपको क्या मेसोलिथिक के एज के एंड में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, लेकिन इस पीरियड में इतनी ज़्यादा फार्मिंग नहीं होती, लेकिन न्यूलिथिक एज में काफ़ी फार्मिंग देखने को मिलेगी आप लोग को। उसके बाद बात कीजिए मेसोलिथिक टूल्स, इस टाइम पे टूल्स किस कैटेगरीज के देखने को मिलेंगे? यहाँ पे आपको इंप्रूव टेक्नोलॉजी, टूल्स बिकम स्मॉलर शार्पर एंड मोर इफेक्टिव, यानी कि इस समय आप देख रहे हो कैसे स्मॉल, छोटे छोटे साइज के, साइज देख रहे हो कितना छोटा हो गया टूल्स का, यानी काफ़ी छोटे साइज के टूल्स आप लोग को देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी किस में यूज़ होते थे? हंटिंग, शिकार करने में। साथ ही साथ माइक्रोलिथिक, एक टूल्स की कैटेगरी यहाँ पे देखने को मिलती है आप लोग, माइक्रोलिथिक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया काफी स्मॉल साइज होते हैं, काफी ज्यादा मोर इफेक्टिव टूल्स निकल के एज कंपेयर टू पैलियोलिथिक एज, यानी स्मॉल शार्प स्टोन टूल अटैच टू वुडन और बोन हैंडल्स। उसका टूल टाइप्स की बात करी जाए, जिसके एरो हेड फॉर हंटिंग, स्कारपर्स फॉर क्लीनिंग हाइट एंड सिकल्स फॉर हार्वेस्टिंग। ओके, तो इस कैटेगरी से आपको स्टोन टूल्स देखने को मिले। अब मेसोलिथिक की लाइफस्टाइल की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक हंटिंग और गैदरिंग वाली लाइफस्टाइल देखने को मिलती है अबाउट ह्यूमंस, यानी कि कंटिन्यू टू हंट वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदर्ड फूड बट स्टार्टेड फिशिंग मोर फ्रिक्वेंटली, यानी कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि इंसान जो थे हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे प्रॉपर, लेकिन यहाँ पे आपको क्या फिशिंग की हंटिंग करना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको स्पेशली फिशिंग की हंटिंग जरूर देखने को मिलती है मेसोलिथिक एज में। यहाँ पे आपको सीजनल सेटलमेंट, लिव नियर द रिवर एंड लेक, यहाँ पे इंसान क्या लेक्स और नदियों के पास जाते शुरू करते हैं। पहले इंसान के पथरीले एरिया यानी कि माउंटेन प्लेसेस पे ज्यादा रहते थे। कहाँ पे? माउंटेन प्लेसेस पे। क्यों? माउंटेन मतलब जो माउंटेन का वो जो नीचे वाला हिस्सा नहीं होता, जो माउंटेन का बेल्ट होता है नीचे वाला हिस्सा, जहाँ पे कई सारे पत्थर मिलते थे। अब इंसान वहां पे इसलिए रहता था बिकॉज वहां पे सबसे पहली चीज तो ये निकल के आती है कि इंसान को चाहिए होता था पत्थर, स्टोन्स, फॉर, क्योंकि इस समय आपको स्टोन की यूज कर रहे हैं सबसे ज्यादा, स्टोन के टूल्स का ही सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। तो जब इंसान को पत्थर चाहिए तो माउंटेन प्लेस में जाके रहना शुरू करता है, और माउंटेन प्लेस से जब यहाँ पे मेसोलिथिक एज में आता है धीरे धीरे, तो इंसान क्या नदियों के आसपास के रीजन में रहना शुरू करता है, और वहीं पे जाके लेक्स, उनके आसपास के पानी, जहाँ पे वाटर बॉडीज के आसपास स्पेशली मैं बोलना चाहूँ, जहाँ पे वाटर मिल जाता है वहां पर रहना शुरू करते हैं। मूव विथ फूड अवेलेबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया जहाँ पे उनको खाना मिलता था वहीं चले जाते थे। टेम्पररी और सीजनल कैंप, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, टेम्पररी और सीजनल, जैसे आपको आपको दिख रहा है ना, ये लोग क्या बोलते हैं, मछली लेकर आ रहे हैं, ये मैडम जी उनके लिए मछली पका रही हैं, तो ये सब आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं इस समय। उसके बाद देखने को मिलेगा एनिमल डोमेस्टिकेशन, यानी कि इस टाइम पे आपको क्या एनिमल
प्रॉपर एनिमल डोमेस्टिकेशन देखने को मिलता है। इन बिगनिंग फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, यानी कि कौन सा सबसे पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल निकल के आता है, तो यहाँ पे आपको डोमेस्टिकेशन में कौन से डॉग जानवर, कुत्ता, शीप, गोट, इन एनिमल्स का यहाँ पे डोमेस्टिकेशन आप लोग को देखने को मिलता है। इंपैक्ट ऑफ डॉग, फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड, दे हेल्प ह्यूमन इन हंटिंग एंड प्रोटेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहला एनिमल जो ह्यूमंस के द्वारा जो डोमेस्टिकेट करा गया वो था डॉग। और सब आज भी आप देखोगे कि इंसान के पास सबसे क्लोज एनिमल जो है वो डॉग ही है। यानी देख रहा कुत्तों और इंसानों में कितने साल पुरानी दोस्ती चली आ रही है कि आज भी हम लोग अपने आसपास देखते होंगे कई सारे डॉग्स देखने को मिलते हैं। हम उन्हें खाना डालते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, दे प्रोटेक्ट अस इवन टुडे। तो एक बॉन्डेज है जो सालों से चला आ रहा है अबाउट इन बिटवीन ह्यूमंस एंड डॉग्स। ओके, अब आगे बात करते हैं अबाउट मेसोलिथिक एज। अब मैं मेसोलिथिक एज के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो मेसोलिथिक कई सारी साइट्स देखने को मिलती हैं आपको इंडिया में। तो इन साइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए अबाउट मेसोलिथिक साइट। मेसोलिथिक साइट हैव बीन फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मेजर रीजन अबाउट इन इंडिया मल्टीपल आर्कियोलॉजिकल साइट। अफ्रीका में भी हमें कई सारी साइट देखने को मिलती है, अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं। यूरोप में भी हमें कई सारी केव ड्वेलिंग देखने को मिलती है। यानी कि मेसोलिथिक की हमें काफ़ी साइट्स देखने को मिलती है इन इंडिया। इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊँ आपको मेसोलिथिक साइट का, भीमबेटका। ये किस कैटेगरी में आ जाएगा आपका, मेसोलिथिक रीजन में। तो याद रखिएगा इसके बारे में कि यहाँ पे आपको मेसोलिथिक साइट्स देखने को मिलती हैं। अब उसके बाद क्या निकल के आता है आपका न्यूलिथिक एज। मैंने आपको मेसोलिथिक एज समझाया, अब न्यूलिथिक एज जान लो कि आपका स्टोन एज 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पैलेलिथिक कवर हो गया हमारा, वहीं हमारा क्या कवर हो जाता है, मेसोलिथिक। अब लास्ट हमारा बचता है न्यूलिथिक एज। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट न्यूलिथिक एज। अगर मैं न्यूलिथिक एज की बात करूं तो ये है न्यू स्टोन एज, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, न्यू स्टोन एज। मेजर टर्निंग पॉइंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि यहाँ पे काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट देखने को मिलता है ह्यूमन हिस्ट्री का। जैसे कि आपको यहाँ पे एक व्हील दिख रहा है, ये एक व्हील दिख रहा होगा, तो इंसान यहाँ पे क्या व्हील, पहिए का आविष्कार हो जाता है। पहिए का आविष्कार होने की वजह से वो पहिए का यूज करना स्टार्ट करता है इन डिफरेंट थिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन। व्हील का यूज मल्टीपल चीज, कहीं पे भी बात करो वहां पे आपको व्हील का यूज कर सकते हो। जैसे कि ट्रांसपोर्ट में काफी भारी सामान, हम 2 पहियों की गाड़ी बनाओ, उस पर सामान रख के ले जाएं जो ह्यूमन से उठाया नहीं जा सकता, वो सब चीजें व्हील की वजह से पॉसिबल हो पाई। यानी बिगनिंग ऑफ फार्मिंग, यानी ह्यूमंस लर्न एग्रीकल्चर, स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स, बिल्ड परमानेंट सेटलमेंट्स। यानी कि इस समय आपको प्रॉपर सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं जो ह्यूमंस ने बनाए। साथ ही साथ कई सारी आपने ह्यूमंस ने क्या क्रॉप्स उगाना यहाँ पे शुरू करते हैं न्यूलिथिक एज में, प्रॉपर क्रॉपिंग एविडेंस। साथ ही साथ जो आपके सेटलमेंट, एक जगह का नाम बताता हूँ कि एनसीईआरटी में नहीं है पर मैं फिर भी बताता हूँ, मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक प्लेस है पाकिस्तान में, एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है ये, बलूचिस्तान के रीजन में। यहाँ पे सबसे पहले हमें अर्ली सेटलमेंट के एविडेंस देखने मिलते हैं। वर्ल्ड का फर्स्ट विलेज आपको यहीं पे देखने मिलेगा, अर्ली सेटलमेंट, अर्ली सेटलमेंट एविडेंसेस। ओके, उसके बाद निकल के बात करूंगा मैं एग्रीकल्चर बिगनिंग। यानी कि यहाँ पे जो न्यूलिथिक पीरियड है, यहाँ पे मेन एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। एंड एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट ही आप देखेंगे आगे चल के, जो हमारे आगे के चैप्टर्स निकल के आ रहे हैं, कि इंसान क्या एग्रीकल्चर की वजह से सेटल लाइफ की तरफ जाता है। यानी कि यही एक रीजन बनता है कि इंसान क्या सेटल लाइफ की तरफ जाता है। तो एग्रीकल्चर द ग्रेट चेंज, द ह्यूमन लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। यानी कि इस समय क्या ह्यूमन सीख जाते हैं, इंसान सीख जाता है हाउ टू ग्रो अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स। इंसान सबसे पहले स्टडी करता है, कोई भी फसल उग रही होती है उसकी उसकी प्रॉपर स्टडी करता है कि ये फसल जो हो रही है, इसी स्टडी क्या करेगा, वो देखेगा कि यार इस फसल को कैसे होगा, ये कौन से सीजन में उग रही है, कितना टाइम ले रही है। कोई फसल उग रही है किस सीजन में, यानी कि पहले वो सीजन दिखेगा उस फसल का, फिर उसका टाइम दिखेगा कि कितने टाइम में वो उसको उगने में लग रहा है। साथ ही साथ वो देखेगा कि कौन से टाइम प्रॉपर टाइम है उसको हार्वेस्ट करने का, उसको काटने का। तो इंसान ने सबसे पहले स्टडी करना स्टार्ट करा अबाउट क्रॉप्स एंड ऑल, फिर धीरे धीरे वो खुद ही ग्रो करना स्टार्ट करता है अबाउट डिफरेंट क्रॉप्स एंड ऑल। तो यहाँ पे आपको कई सारी कैटेगरीज देखने को मिलती है क्रॉप्स की। वाई इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे आपको स्टेबल फूड सप्लाई देखने को मिलेगी ऑल ईयर। यानी कि जब आप इंसान खेती करना स्टार्ट करता है, एग्रीकल्चर स्टार्ट करेगा, तो आपको देखने को मिलेगा थ्रू आउट द ईयर उसके पास ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी खाने के लेके। यानी कि ऐसे मान लीजिए कहीं कभी कभी ऐसा होता है जैसे जानवर भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, आपने कभी पढ़ा होगा, ड्यू टू सीजनल चेंजेस एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इंसान क्या करता था, उनके शिकार के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह जाता था, लेकिन अब उनके पास एक सोर्स निकल के आ रहा है। सोर्स किसका,
फूड का, और फूड का सोर्स वो किससे निकाल रहा है? एग्रीकल्चर के थ्रू। और वो डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट करता है। वीट फर्स्ट ग्रोन इन द मिडिल ईस्ट, बार्ले यूज फॉर फूड एंड ड्रिंकिंग, राइस ग्रो इन रिवर वैली, और मिलेट्स हार्डली क्रॉप फॉर द ड्राई रीजन। यानी कि 4 कैटेगरी क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट करता है और डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रीजन में वो ग्रो करता है। ओके, उसके बाद देखने को मिलेगा आपको परमानेंट सेटलमेंट। क्या? परमानेंट सेटलमेंट, बिल्डिंग ऑफ होम्स, यानी पीपल बिल्ड हाउसेज, यूज ऑफ मड, वुड एंड स्टोन, एंड विलेज लाइफ आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा अबाउट एग्रीकल्चर। यानी एग्रीकल्चर के बाद से इंसान क्या सेटल लाइफ की तरफ चला जाता है, और जिसकी वजह से आपको विलेज लाइफ का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। स्टेबल कम्युनिकेशन फॉर्म्ड एंड पीपल लिव टुगेदर इन विलेज। यानी कि इस समय इंसान क्या प्रॉपरली सभी लोग मिलकर एक गाँव में रह करते थे। यानी कि आप देख रहे हो आप कैसे इंसान, मैं आपकी यही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि कैसे इंसान केव से पहले विलेजेस में तब्दील होता है। कैसे इंसान पहले केव में रहता था, फिर विलेज में रहने जाता है, विलेज से कहां? सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन में जाके रहना स्टार्ट करता है। कौन? हमारा ह्यूमन। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यानी एग्रीकल्चर अलाउ पीपल टू सेटल इन वन प्लेस एंड लीडिंग टू ग्रो द विलेज एंड टाउन। जैसे कि यहाँ पे लाइन लिखी है कि एग्रीकल्चर ही की वजह से ही पॉसिबल हो पाया कि इंसान एक जगह सेटल हुआ। बिकॉज जाहिर सी बात है ना, मैंने आपको समझाया है, कोई फसल को उगने में 2 से 3 महीने का समय लगेगा। अब इंसान ने किसी चीज में एफर्ट डाले हैं, किसी चीज में मेहनत करी है, तो जाहिर सी बात है उस चीज को छोड़ के नहीं जाएगा। तो 2 से 3 महीने उस फसल को उगने में टाइम लगाएगा। तो जब वो फसल उगेगी तो इंसान क्या करेगा? ह्यूमन क्या करेगा? जाहिर सी बात है उस 2 से 3 महीने एक जगह रुकेगा। जब एक जगह रुक रहा है तो उस अपना शेल्टर बनाने का ट्राई करेगा ना, अपना क्या? शेल्टर बनाएगा। और शेल्टर में पहले वो हट्स बनाना स्टार्ट करेगा। हट से कई सारे लोग जब एक जगह रह रहे हैं तो विलेजेस का फॉर्मेशन आपको देखने मिलता है। तो यही आपको सेटल लाइफ की तरफ लेके जाता है, जो हमारे अगले पार्ट की तरफ जाएंगे हम। तो यहाँ पे आपके टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, किस कैटेगरी टूल्स इन्होंने यूज करे। ओल्ड टूल्स यानी रफ, सिंपल चिप्ड स्टोन टूल्स, नॉट वेरी एफिशिएंट। सर ये न्यू टूल्स एंड पॉलिश, यानी कि आपको देखने को मिलेगा ओल्ड टाइम पीरियड में, यानी पैलियोलिथिक एज में आपको काफी रफ टूल्स देखने को मिलते थे, काफी ज्यादा हैवी, साथ ही काफी ज्यादा थिक टूल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अब आपको न्यू टूल्स यानी स्मूथ पॉलिश टूल्स एंड मच मोर एफिशिएंट टूल्स देखने को मिलेंगे, काफी ज्यादा कारीगर, यानी देख रहे हो आप कैसे शार्प प्रॉपर टूल्स देखने को मिल रहे हैं। इस कैटेगरी के टूल्स इंसानों ने यहाँ पे यूज करना स्टार्ट करे। पॉलिश टूल्स वर शार्पर एंड लास्टेड लॉन्गर एंड मेकिंग फार्मिंग मच इजियर। अब इन्होंने क्या ऐसे शार्प टूल्स का यूज करना स्टार्ट करा, जिनको इन्होंने किस में यूज करा? फार्मिंग में। और इन शार्प टूल की वजह से फार्मिंग का क्या बढ़ता है? प्रोडक्शन बढ़ता है, जो आपको किस में लीड करेगा? सिविलाइजेशन के फॉर्मेशन में। ये प्रोडक्शन ही किस में लीड करेगा? लीड टू फॉर्म अ सिविलाइजेशन। अब बात करते हैं पोर्ट्री एंड वीविंग, यानी कि इस समय आपको क्या पोर्ट्री और वीविंग भी देखने को मिलती है किसमें? न्यूलिथिक एज में। पोर्ट्री जैसे स्टोरेज फॉर ग्रेन्स, कुक फूड एंड कैरिंग वाटर, यानी कि जो पोर्ट्री का यूज है वो आपको किन किन चीजों में देखने को मिलता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ग्रेन्स को स्टोर करने में, साथ ही साथ जो पका हुआ खाना है उसमें स्टोर करने के लिए, एंड कैरिंग वाटर यानी कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आपको पोर्ट्रीज का यूज देखने को मिलता है। साथ ही वीविंग का यूज देखने को मिलेगा आपको इसमें, यानी मेकिंग क्लॉथ्स, बास्केट एंड मैट्स, रग, यानी कि इस समय आपको प्रॉपर वीविंग, सिलाई, सिलाई समझ रहे हो ना, जो आपकी पैंट फट जाती है आज के समय, जो आपकी मम्मी को देते हो सिलाई करने को। तो मेकिंग क्लॉथ्स, बास्केट एंड मैट्रेस, इसमें आपको वीविंग भी देखने को मिलती है इस टाइम में आते आते। तो यहाँ पे देखने को मिलता है पोल्ट्री हेल्प पीपल टू स्टोर सरप्लस फूड विच वाज क्रूशियल फॉर सर्वाइवल ड्यूरिंग द हार्ड टाइम। अब पोल्ट्री की मदद से क्या हो पाया? इंसानों ने अपने जो फूड को है किसी अच्छा सा डायग्राम, हाँ, इस जैसे ये मटका है, अब इन्होंने इस मटके में अपने खाने को एक जगह इकट्ठा करके रख लिया। जो कभी मान लो कोई हार्ड टाइम आया, जैसे मान लो कभी फसल नहीं उग पाई, तो इस पोल्ट्री में जो फूड है उसको वो इन फ्यूचर उसका यूज कर पाए। ठीक है, या मान लो कहीं शिकार नहीं हो पा रहा, कहीं जानवर की कमी हो रही, तो ये पोल्ट्री में जो सेव्ड फूड है उसको फ्यूचर में यूज कर पाए। तो ये क्या उनके हार्ड टाइम में भी उनकी काफी मदद करता था, क्या? पोल्ट्री। अब यहाँ पे क्या? न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, द न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, व्हाट इज इट? द इंपॉर्टेंट चेंज फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोडक्शन। अब आपको ये क्या देखने को मिल रहा है कि इंसान, देखो, स्टार्टिंग में मैंने आपको अभी तक की क्लास में आप देखोगे, आप जब भी अभी की क्लास ही आप एनालाइज करोगे तो मैं बताता कि कैसे इंसान एक हंटिंग वाली लाइफ जी रहा था। जो हम लोग हंटिंग वाली लाइफ जी रहे हैं अभी स्टार्टिंग में, तो इस हंटिंग वाली लाइफ से धीरे धीरे हम लोग क्या करना स्टार्ट करते हैं? टूल्स बनाना स्टार्ट करते हैं।
इन टूल से हमने डिफरेंट कैटेगरीज के टूल्स बनाए एंड डिफरेंट टाइम फ्रेम में हमने कुछ चॉपर चॉपिंग कल्चर देखा, हमने कई सारे फ्लेक्स भी एक कैटेगरी का टूल आता था। फिर हमने माइक्रोलिथ्स टूल्स का यूज़ करा। फिर न्यूलिथिक एज में कई सारे पॉलिश टूल्स का यूज़ करा। तो इन टूल्स की मदद से यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, धीरे धीरे इंसान क्या डोमेस्टिकेशन करेगा जानवरों का, डोमेस्टिकेशन। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि इंसान क्या एग्रीकल्चर स्टार्ट करता है। सॉरी, सबसे पहले इंसान क्या नदियों के पास सेटल्ड नियर द रिवर, नदियों के आसपास के रीजन में वो रहना स्टार्ट करता है। जब वो नदियों के आसपास के रीजन में रहना स्टार्ट करता है, वहां पे वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है। क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है। जब ह्यूमन यहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस कर रहा है, जब ह्यूमन यहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस कर रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा जब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहा है तो वो सेटल हो जा रहा है एक जगह सेटल हो रहा है, यानी एक जगह रुक के रह रहा है परमानेंट। और इस सेटल लाइफ की वजह से इंसानों को क्या विलेजेस का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि गांव का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, यानी कि प्रॉपर एक विलेज का फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये विलेज का फॉर्मेशन किस में लीड आउट करेगा, ये विलेज का फॉर्मेशन आपका अरे किस में लीड आउट करेगा, सिविलाइजेशन में। इंसान जब लंबे समय तक विलेजेस में रहेगा, खेती बाड़ी करेगा, प्रोडक्शन करेगा, तो ये किस में तब्दील हो जाएगा इंसान, सिविलाइजेशन में। और आपको देखने को मिलेगा ये अधिकांश या मैक्सिमम जो सिविलाइजेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, रिवर्स के आसपास के रीजन में। कहाँ पे, रिवर्स के पास। बिकॉज इंसान सबसे पहले खेती कहीं पे कहाँ पे करना शुरू करे, रिवर्स के आसपास। बिकॉज रिवर का जो एरिया होता है, जो रिवर का जो एरिया होता है वो काफी फर्टाइल होता है, सुटेबल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, सो यहीं पे मैंने आपको बताया इफेक्ट ऑफ न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। यहाँ पे आपको फूड सरप्लस देखने को मिलेगा, यानी एक्स्ट्रा में आपका काफी फूड होता है। सारी स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगी कि इंसान एक प्रॉपर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लाइफ देखने को मिलेगी, एक प्रॉपर स्पेशलाइज हो जाता है इंसान हर चीज में लेके, टूल्स बनाने को लेके, खेती करने में लेके, चीजें काफी इंसान काफी ज्यादा मॉडर्नाइज हो जाता है इस टाइम आते आते। सर या न्यू ऑक्यूपेशन जैसे कि पोल्ट्री, वीविंग और टूल मेकिंग देखने को मिलेगी। पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलेगी। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे, इंसान भाई बेटर लाइफस्टाइल होती जा रही है धीरे धीरे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे रह रहा है, पानी पी रहा है, खाना वो खा रहा है, अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है। मतलब इतनी अच्छी भी नहीं जी रहा, बट हाँ एक प्रॉपर लाइफस्टाइल देखने को मिलती है, एक सेटल लाइफस्टाइल, ग्रुप्स बैंड्स बना के रह रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट रख पा रहा है जानवरों से। तो यहाँ पे आपको क्या पॉपुलेशन ग्रोथ भी देखने को मिलती है, यानी कि लोग ज़्यादा लंबे समय तक जीते हैं। यहाँ पे आपको विलेज ग्रो होते हुए देखने मिलेंगे। जब विलेज ग्रो हो रहे हैं तो ये विलेज ग्रो आगे चल के धीरे धीरे टाउन्स में तब्दील हो जाएंगे। किसमें, टाउन्स में तब्दील होंगे। और साथ ही आपको यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट होगा, यानी एक्सचेंज ऑफ सरप्लस गुड। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जब प्रोडक्शन हो रहा है, मैंने आपको बताया जो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, फर्टाइल लैंड है यहाँ पे, प्रोडक्शन आपका सरप्लस होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन सरप्लस होगा। एक चीज देखो, आप मेरे को एक चीज बताना हमेशा, जब प्रोडक्शन सरप्लस होगा किसी चीज का, यानी पर्याप्त मात्रा में, जितनी हमें जरूरत नहीं है उससे अधिक मात्रा में कोई चीज़ हमें मिल जाए, तो जाहिर सी बात है हम बाकी चीज़ को बेच देंगे। तो जो प्रोडक्शन सरप्लस हो रहा है तो वो लीड करता है ट्रेड में, और जब ट्रेड होता है तो आता है पैसा, पैसा आता है तो लोग एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं और चीज़ों में। तो ये ट्रेड और प्रोडक्शन सरप्लस आपको किस में तब्दील होता है वो देखने को मिलेगा, टाउन्स में। ये विलेजेस को किस में कन्वर्ट कर देगा, टाउन्स में। और यही टाउन्स आगे चल के आपको सिविलाइजेशन, यानी मेन आगे की बातें हमें सिविलाइजेशन के ऊपर करनी है। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड रखना पड़ेगा। ओके, अब आगे निकल के आता है डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या डोमेस्टिकेशन देखने को मिलेगा, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, किसमें, न्यूलिथिक एज में। अब डोमेस्टिकेशन जैसे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि प्लांट्स की बात करूँ तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्रॉप उगाएंगे, वीट, बार्ले, राइस एंड मिलेट्स। एनिमल की शीप, गोट, कैटल एंड डॉग्स एंड दे बेनिफिट। अब उनका बेनिफिट क्या निकल के आ रहा है कि अब इंसान क्या कर रहा है, डोमेस्टिकेशन भी कर रहा है, जानवरों को पाल भी रहा है, उनके खाने यानी उनको खाने के लिए, जैसे कि उनको खाने के लिए भी साथ साथ, और प्लस डोमेस्टिकेशन के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं ह्यूमन। तो इनके पास क्या बेनिफिट निकल गया, रेगुलर फूड सप्लाई, यानी खाने की कोई कमी नहीं हो रही है।
जब फसल नहीं है तो जानवरों को खा रहा है जो डोमेस्टिकेट कर रहा है। साथ ही साथ ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट एंड ट्रेड, यानी कि इस वजह से आपको क्या है, क्राफ्ट यानी कई सारे अलग तरह के क्राफ्ट्स बन के निकल के आए, इन लोगों ने पोर्ट्रीज बनाना स्टार्ट करी। साथ ही ट्रेड होता हुआ स्टार्ट होता है। साथ ही सेटल कम्युनिटी ऑफ लाइफ देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे। सेटल प्रॉपर एक सेटल लाइफ देखने को मिलती है अबाउट ह्यूमंस। ओके, उसके बाद ग्रोथ ऑफ विलेज एंड ट्रेड, यानी कि इस वजह से सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से मैंने आपको समझाया सारी चीजें। एक्स्ट्रा फूड और गुड इंसान जो प्रोड्यूस कर रहा था बियॉन्ड द इमीडिएट नीड, यानी कि जब जितनी उसको नीड नहीं है उससे आप प्रोडक्शन करेगा तो जाहिर सी बात से उसको बेचेगा, तो यहाँ पे आपको ट्रेड देखने को मिलेगा। एक्सचेंज ऑफ गुड स्टार्ट होता है, पीपल स्टार्ट एक्सचेंजिंग द आइटम। ट्रेड नेटवर्क डेवलप, यानी कि यहाँ से आपका ट्रेड नेटवर्क डेवलप होता है एंड विलेजेस ग्रो इनटू टाउन्स। ये रीजन बन के आता है कि जो विलेज है वो टाउन में क्यों बदलते हैं। मैंने आपको ये सब चीज़ें बहुत पहले बता दी एंड आपके लिए अब काफ़ी ईजी रहा होगा। यानी ग्रेन सरप्लस, पॉटरी क्राफ्ट, विलेजेस क्राफ्ट में वोवन क्लॉथ देखने मिलेंगे, टूल्स एंड वेपन्स देखने मिलेंगे प्रॉपर। उसके बाद निकल के आता है आपका क्या, हड़प्पन सिविलाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया यही लीड करता है इंसान को क्या, सिविलाइजेशन की तरफ जाने में। मैंने आपको समझाया कि कैसे इंसान सरप्लस प्रोडक्शन से टाउन की डेवलपमेंट होता है। इन टाउन आपको किस में तब्दील हो जाएंगे, सिविलाइजेशन में। एंड आपको मैं एक चीज बताऊं, इतिहास में, हिस्ट्री में जितनी भी सिविलाइजेशन के बारे में आप पढ़ोगे वो सारी रिवर्स के पास में थी। कहां पे थी, रिवर्स के आसपास के रीजन में। अब मैं बात करूं अगर, वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन वाज इन द एंशिएंट वर्ल्ड। लोकेशन वाज इंपॉर्टेंट, लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। कहां पे देखने को मिलती है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अब मैं आपको दिखाऊं ये कहां पे देखने को मिलती है एग्जैक्टली। अगर अगर मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करूं, ये मैंने इंडिया का मैप ड्रॉ करा, यहां पे आपका कहीं पाकिस्तान है। अब यहां के रीजन में देखो, इसका मैक्सिमम पार्ट तो एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है। जो सिविलाइजेशन का मैक्सिमम पार्ट है वो आपको वर्तमान में यानी प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में देखने को मिलता है। ये पाकिस्तान का रीजन है, लेकिन कुछ हिस्सा इस सिविलाइजेशन का इंडिया में भी है। अब जब इस सिविलाइजेशन की जब डिस्कवरी हुई थी 1921 में अप्रोक्स, मान के चलिए 1922 सॉरी, 1922 में सिविलाइजेशन की डिस्कवरी होती है। एंड तब उस टाइम पे तो पार्टीशन नहीं होता, तब ये इंडिया का ही पार्ट था। तो आपको देखने को मिलेगा ये सिविलाइजेशन मैक्सिमम पार्ट आपको यहाँ के रीजन में देखने को मिलती है। और ये कौन सी नदी में पाई जाती है सिविलाइजेशन, कौन सी रिवर पे आपको देखने को मिलती है, इंडस रिवर पे। कौन सी रिवर है ये, इंडस रिवर। तभी तो इसको क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिकॉज ये इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज। अब ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं, ट्रिब्यूटरी सहायक नदी, यानी कि जो नदी किसी मेन नदी में जाके मिलती है उसको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। यानी आपको यहाँ पे कई सारी इंडस की ट्रिब्यूटरीज भी देखने को मिलती हैं। उस ट्रिब्यूटरीज के आसपास के रीजन में आपको ये सिविलाइजेशन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, काफी बड़े रीजन पे होती है। और साथ ही साथ एक मॉडर्न सिविलाइजेशन थी, यानी कि यहाँ पे आपको अर्बन लाइफ देखने को मिलती है, ह्यूमंस की अर्बन लाइफ यानी कि शहरी जीवन देखने को मिलता है। जो शहरी जीवन आज देख रहे हैं हम, वो आज से 5,000 वर्ष पूर्व यानी 5,000 ईयर्स अगो आपको देखने को मिलता है क्या, इस शहरी जीवन। ओके, तो यहाँ पे मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताया, नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, हाईली प्लांटेड एंड ऑर्गेनाइज, प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज सिविलाइजेशन के तौर पे आपको देखने को मिलती है। जैसे आपकी प्रॉपर, ये लोग बर्न्ड ब्रिक, ये लोग प्रॉपर घरों में रहा करते थे। विलेजेस में तो इंसान के झोपड़ी में रह रहे हैं, ये लोग प्रॉपर घर बनाते थे। यू विल नॉट बिलीव कि सिविलाइजेशन कितनी ज्यादा एडवांस हुआ करती थी। प्रॉपर आपको घर देखने को मिलेंगे, बहुत एडवांस सिविलाइजेशन हुआ करती थी, बहुत ज्यादा, यानी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन में से एक। ओके, उसके बाद फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि इस सिविलाइजेशन के क्या फीचर्स निकल के आते हैं आपको जानना जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी प्रॉपर ग्रिड पैटर्न प्लानिंग देखो। ग्रिड प्लानिंग क्या होती थी, यानी कि जो रोड है प्रॉपर 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती थी। जैसे आज के चौराहे आप देखते हैं ना, ऐसे 90 डिग्री पे बने होते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर ग्रिड पैटर्न देखने को मिलता था इस सिविलाइजेशन में। यानी कि सिटीज प्लान इन ग्रिड पैटर्न विद स्ट्रेट रोड्स। साथ ही एडवांस ड्रेनेज, बहुत ज्यादा काफी एडवांस ड्रेनेज पैटर्न इन लोग का देखने को मिलता है आप लोग को। यानी कि ऐसा होता था कि छोटी नालियां बड़ी नालियों में, पहले क्या होता था, घर बनाए जाते थे, घरों से नालियां कनेक्ट होती थी, और छोटी नालियां बड़ी नालियां बाहर, शहर के बाहर निकल जाती थी। और प्रॉपर ढकी हुई नालियां आप लोग को देखने को मिलती थी ताकि स्मेल बाहर ना आए। बहुत एडवांस थे ये लोग, मतलब यार बहुत ज्यादा। एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम,
फॉर सैनिटेशन एंड हाइजीन। साथ ही बेक्ड ब्रिक यानी पकी हुई ईंटों का, जैसे आज के समय हम पकी हुई ईंटों के घरों में रहते हैं ना, इन्होंने भी अपने लिए पकी हुई ईंटें यानी हाउस बिल्ड ऑन स्टैंडर्डाइज बेक्ड ब्रिक्स। साथ ही साथ इतने बड़े रीजन में आपको देखने को मिलेगा, मैंने बताया ना इतना बड़ा रीजन है एक, इस इतने बड़े रीजन में आपको देखने को मिलता है कि ये लोग क्या बेक्ड ब्रिक का यूज करते थे। किसका? बेक्ड ब्रिक का यूज करते थे। उसके बाद बात करूंगा मैं एंशिएंट रिवर्स एंड वैली सिविलाइजेशन, यानी कि आपको देखने को मिलेगा जो रिवर्स के आसपास यानी मैक्सिमम सिविलाइजेशन, ये रीजन दिख रहा है आपको, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहां के रीजन में आपको देखने को मिलते हैं क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन। कभी बाई चांस आपसे पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे नॉर्दर्न सिटी कौन सा था, वो था आपका मांडा, यहां पे लिखा हुआ है नाम मांडा। वहीं इसका सबसे वेस्टर्न सिटी कौन सा था, वो था आपका सुत्का गेंडोर। क्या नाम था? सुत्का। ये आपके हाई क्लासेस में पढ़ाया जाता है, पर मैं आपको बता देता हूं अभी, सुत्का गेंडोर। वहीं जो सबसे साउदर्न सिटी था उसका नाम था अहमदाबाद। ओके, और सबसे ईस्टर्न सिटी कौन सा था आपका? बन बनवाली। ओके, कौन सा था? बनवाली। याद रहेगा आप लोग को। सॉरी सॉरी, आलमगीरपुर। क्या था? आलमगीरपुर था, आई एम सॉरी। यहाँ पे से सबसे ईस्टर्न सिटी निकल के आता है आपका आलमगीरपुर। ये आपके प्रेजेंट डे यूपी में देखने को मिलेगा आपको, यूपी में, ये जम्मू कश्मीर में, और ये सुतगोंडा ये पाकिस्तान के रीजन में, सुतका गेंडोर। और अहमदाबाद कहाँ पे? महाराष्ट्र के रीजन में। ये आपके हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, बट मैंने आपको बता दिया। और वाई द रिवर वैलीज, यहाँ पे क्यों नदियों के आसपास आपको ये सिविलाइजेशन देखने को मिलती है? बिकॉज the earliest civilization developed along the rivers because the river provide essential resource for survival। अब रिवर्स आपको बेसिक एसेंशियल रिसोर्स प्रोवाइड कराती है, जैसे कि पानी, सबसे बेसिक नीड पानी, पीने के लिए पानी। साथ ही साथ नदियों के आसपास का रीजन काफी फर्टाइल होता था, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन काफी अच्छा होता था, तो ये नदियों के आसपास के रीजन। साथ ही नदियों से, रिवर से आप ट्रेड कर सकते हो। किससे ट्रेड कर सकते हो? एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हो थ्रू अ बोट, नाव का यूज करके। यानी की बेनिफिट, फर्टाइल सॉइल फॉर फार्मिंग, वाटर फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग, इजी ट्रांसपोर्टेशन रूट। ओके, पानियों से काफी ज्यादा इजी होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ मेजर रिवर वैली सिविलाइजेशन। बात करते हैं कुछ मेजर रिवर वैली सिविलाइजेशन। एक आपका निकल के आता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, यानी कि जो आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके कंटेम्प्रेरी में आपकी काफी सारी सिविलाइजेशन निकल के आती है, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इसको किस लैंड, इसको क्या बोला जाता है? इसका मतलब निकल के आता है लैंड बिटवीन द रिवर्स। ये दो रिवर्स के बीच में पाए जानी सिविलाइजेशन, तिग्रस और यूफ्रेट्स रिवर, तिग्रस और यूफ्रेट्स रिवर्स के बीच में जो जमीन है वहां पे सिविलाइजेशन का फॉर्मेशन होता है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बोला जाता है। साथ ही साथ इसको क्यूनिफॉर्म राइटिंग, यहाँ पे आपको कौन सी फॉर्म ऑफ राइटिंग देखने को मिलेगी? क्यूनिफॉर्म राइटिंग। ये सिटीज लाइक उर और बेबीलोन, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ सिटीज का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, उर और बेबीलोन। लॉ ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे प्रॉपर। उसके बाद आपकी निकल के आती है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जिसको बोला गया गिफ्ट ऑफ द नाइल। ये कौन सी नदी पे देखने को मिलेगी? ये आपको कहां पे देखने को मिलती है? अफ्रीका में, अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में। ये कौन सी नदी पे है? नाइल रिवर पे, याद रहेंगे, भूलेंगे नहीं। यानी कि नाइल रिवर वैली। पिरामिड्स आप देखते नहीं हो, कई सारे गीजा के पिरामिड, जो गीजा का पिरामिड है ये इसी सिविलाइजेशन में तो बना है। साथ ही साथ पैरानॉन्स रूल्स और मेडिटेशन आर्किटेक्चर। किस लिए फेमस था ये? अपनी मेडिसिन और अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना गया है। आपने देखी नहीं कितने बड़े बड़े गीजा के पिरामिड्स हैं। इवन गीजा के पिरामिड्स की मैं आपको कैटेगरी, एक विशेषता बताऊं, आपको क्वालिटी बताऊं पिरामिड्स। ये जो स्टोन्स का टूल यूज करते थे ना पिरामिड्स के, उनको वजन टन्स में हुआ करता था। एंड मुझे आज भी समझ में नहीं आता कि ये लोगों ने कैसे इतने भारी पत्थरों से इतने बड़े बड़े पिरामिड बनाए। साथ ही साथ बात करें चाइनीज सिविलाइजेशन, काफी मॉडर्नाइज सिविलाइजेशन थी, येलो रिवर सिविलाइजेशन। इसको क्या बोला गया है? येलो रिवर सिविलाइजेशन। हुआंगे, ये एक हुआंगे रिवर पे ये सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। ये अपनी सिल्क और पोर्ट्री के लिए काफी फेमस थी। यहाँ पे कौन सी टूल का यूज होता था? ब्राउन टूल। कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ब्राउन टूल किससे बना होता था? कॉपर प्लस टिन को मिक्स करके आपका ब्राउन्स का टूल बनता था। यहाँ पे आपको प्रॉपर राइटिंग, फैमिली ट्रेडिशन एंड रिस्पेक्ट आपको देखने को मिलता था।
अब यहाँ पे आप बात करें सोशल एंड पॉलिटिकल रिलीजियस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है आपको इन सिविलाइजेशन में। यानी कि इन सिविलाइजेशन में आपको प्रॉपर एक हायरार्की, एक सोशल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यानी आपको डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल देखने को मिलते हैं इन सिविलाइजेशन में। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे निकल के आता है सोशल स्ट्रक्चर, यानी सोसाइटी डिवाइडेड बाय ऑक्यूपेशन, फार्मर्स, आर्टिसन एंड ट्रेडर्स। यानी कि यहाँ पे आपको प्रॉपर इंसानों का जो ऑक्यूपेशन है, जो आप काम करते हो, उसके बेसिस पर सोसाइटी को डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि फार्मर, किसान, साथ ही आर्टिशंस यानी कि जो आपके शिल्पकारी लोग होते हैं, साथ ही ट्रेडर्स जो व्यापारी होते हैं, जो लोग ट्रेड करते हैं, साथ ही प्रीस्ट कौन होते हैं, जो पुरोहित यानी कि जो पूजा करवाते हैं, ब्राह्मण से होते हैं, साथ ही रूलर्स यानी कि राजा वर्ग निकल के आए, जो डिफरेंट कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड करा गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे बेटा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी स्ट्रॉन्ग रूलर और किंग मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड कलेक्ट टैक्सेस एंड प्रोटेक्टेड द किंगडम। यानी एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जहां पे एक राजा होता था, वो क्या करता था, टैक्स कलेक्ट करता था फॉर लिविंग। टैक्स कलेक्ट करता था एक पर्टिकुलर जगह पे जो लोग रह रहे हैं, उनसे टैक्स कलेक्ट करता था, उस पैसे को कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करता था। यानी प्रॉपर एक हायरार्किकल, यानी कि हायरार्किकल नहीं, प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता था आपको यहाँ पर। यानी कि लोगों का अलग अलग ऑक्यूपेशन है, लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग चीजें परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करिए जाए अगर रिलीजियस स्ट्रक्चर की, यानी पीपल वर्शिप मैनी गॉड्स एंड बिल्ड टेम्पल एंड परफॉर्म रिचुअल्स एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंस लॉ कस्टम्स। यानी इस समय आपको देखने को मिलेगा लोगों ने कई सारे बिलीव्स रखे। जैसे कि अगर मैं बात करूं इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात में, ये लोग क्या करते थे, ये लोग अपने राजा को क्या मानते थे, गॉड की इक्विवेलेंट मानते थे। नहीं, इस समय आपको देखने को मिलेगा कि रिलीजियस बिलीव निकल के आते हैं। मोस्टली यहाँ पे नेचर की पूजा होती थी। इस समय भी नेचर को वर्शिप करा जाता था। ओके, यानी कि जैसे आपको देखने को मिलेगा किंग्स एंड रूलर्स टॉप ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा प्रीस्ट एंड नोबल्स, रिलीजियस एंड एडमिन रूल्स। फिर ट्रेडर्स एंड आर्टिशन उसके सबसे नीचे होते हैं। सबसे नीचे होते थे आपके फार्मर्स एंड लेबर्स। यानी सबसे ऊपर आपका किंग है, सबसे नीचे आपके फार्मर। यानी सोसाइटी एक हायरार्किकल, यानी प्रॉपर आपको देखने को मिलेगी सोसाइटी को डिवाइड आपको करा गया था इस टाइम पे। ओके, तो विद दैट ये चैप्टर आप लोग का यहीं खत्म होता है एंड आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। एंड आई होप ये एक प्रॉपर समरी है, मतलब एक छोटी सी समरी है इस चैप्टर की। एंड विद दैट हमने पूरे चैप्टर को फिनिश कर लिया एंड कुछ भी आपका इस चैप्टर में बचा नहीं है। एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मेक श्योर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट सारे सॉल्व करूंगा। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं, टाटा एंड एंजॉय योर जर्नी।